हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू सोशल स्कूल। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टर्म्स ऑफ क्रेडिट के बारे में। टर्म्स ऑफ क्रेडिट अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। क्या होता है ना, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से एक चीज बताता हूं। जब मनी एंड क्रेडिट चैप्टर उठाया जाता है, टीचर जो है, मैं भी टीचर हूं ना, तो मैं बता रहा हूं पर्सपेक्टिव है। क्या होता है कि जब पेज पलट रहे होते हैं, टॉपिक समझ नहीं आता क्या दे 2 नंबर या 3 नंबर में क्वेश्चन देना, उठा के बोल देते हैं व्हाट इज टर्म्स ऑफ क्रेडिट बताओ। जब मेहनत नहीं करना चाहते हैं टीचर, मैं तो ऐसा घुमा के देता हूं, मजा आ जाता है। ठीक है, तो टर्म्स ऑफ क्रेडिट उस पर्सपेक्टिव से एक 2 नंबर का 3 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। पहला सवाल ये बनता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म्स ऑफ क्रेडिट। ठीक, टर्म्स ऑफ क्रेडिट से आप क्या समझ में आता है। अब हमने पिछले वीडियोस में क्या देखा, देखो पिछले वीडियोस में हमने ये देखा कि 2 अलग अलग क्रेडिट सिचुएशन क्या हो सकती है। ठीक है, बैंक की लोन एक्टिविटीज क्या होती है, तो उसी से जुड़ा हुआ है कि क्रेडिट का मतलब होता है लोन। तो अब जब लोन लेने जाओगे ना आप, तो लोन ऐसे ही नहीं दे देंगे कि लोन ले लो। ठीक है, लोन के लिए आपको क्या होगा कि कुछ कंडीशन, कुछ टर्म्स को समझना होगा, उन टर्म्स के अकॉर्डिंग आपको लोन दिया जाएगा। या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि दी डिफरेंट सिचुएशन एंड टर्म्स, ठीक है, विच आर एसोसिएटेड विद क्रेडिट, क्रेडिट इज इक्वल टू लोन। ठीक है, लोन से जुड़ी हुई अलग अलग सिचुएशन और टर्म्स जो है वो टर्म्स ऑफ क्रेडिट होती है। सिंपल सटीक तरीके से समझा दिया मैंने आपको। अब एग्जाम में कैसे लिख के आओगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट वो लिखना है। तो अगर जैसे वहां बात की जाए तो व्हाट इज टर्म्स ऑफ क्रेडिट, तो व्हाट इज टर्म्स ऑफ क्रेडिट में जैसे आप ये लिख सकते हो, इंटरेस्ट रेट, कोलेट्रल and documentation requirement। ठीक है, documentation requirement and the mode of repayment together comprises what is called the terms of credit। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या होती है, ये सारी चीजें मिलके टर्म्स ऑफ क्रेडिट बनती है। अब ये जो भारी भारी से नाम लग रहे हैं ना कि सर ये क्या बाउंसर मार दिया, इंटरेस्ट रेट, कोलेट्रल क्या होता है, तो ये सारी चीजें समझाऊंगा। बाकी डेफिनेशन की अगर बात करें ना, तो इंटरेस्ट रेट मतलब कि जो इंटरेस्ट चार्ज होने वाला है, ठीक है, लोन लिया उस पे। कोलेट्रल मतलब आपने क्या गिरवी रखा। डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट मतलब क्या है कि वो पेपर वर्क। एंड दी मोड ऑफ रिपेमेंट, क्या आप रीपे कैसे करोगे, लोन को रीपे कैसे करोगे। ठीक है, ये सारी चीजें मिलके क्या बनती है, टर्म्स ऑफ क्रेडिट बनती है। प्लस इसमें एक टिप लेते जाओ मुझसे। प्लस क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट भी लिख दो। प्रिंसिपल अमाउंट मतलब क्या है कि मान लो 1 लाख रुपए का लोन दिया, तो ऐसा थोड़ी ना कि इंटरेस्ट पे कर दोगे, टाटा बाय बाय हो गया। आपको वो 1 लाख रुपए भी तो वापस करना होंगे, तो आप ये भी लिख सकते हो। ठीक है, इंप्रेस करने के लिए एग्जामिनर को। ठीक, तो यहाँ पे प्रिंसिपल एल वाला है ना, हाँ, प्रिंसिपल अमाउंट भी लिख सकते हो, प्रिंसिपल अमाउंट। तो ये सारी चीजें मिलके क्या बनती है, टर्म्स ऑफ क्रेडिट बनती है। अभी एक एक करके सबको समझाऊंगा। अब देखो क्या है, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर वो याद नहीं रहते कितनी सारी चीजें। एक निंजा टेक्निक में आपको बताता हूं। ठीक है, तो हम एक ट्रिक क्या बना सकते हैं यहाँ पे, डोकोमो इंटरनेट। ठीक है, डोकोमो की एक सिम आया करती थी एक समय में। अभी तो क्या है, रेस्ट इन पीस हो गई है, बंद हो गई है, लेकिन पहले एक डोकोमो की सिम चला करती थी। तो वो डोकोमो इंटरनेट आपके लिए आसान कर देगा। तो डो से क्या हो जाएगा, डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड, को से कोलेट्रल, मो से मोड ऑफ रीपेमेंट, और इंटरनेट से मतलब इंटरेस्ट चार्ज। तो टुगेदर कंप्राइजेस टर्म्स ऑफ क्रेडिट। डोकोमो इंटरनेट, डोकोमो की सिम में इंटरनेट चलता है, ध्यान रहेगा। हमेशा के लिए याद हो गया, मुस्कुरा रहे हो तो हमेशा के लिए टर्म्स ऑफ क्रेडिट हमें याद हो गया यहाँ पे। अब अगर हम समझे ना, एक एक चीज मैं आपको समझा दूं। क्या होता है कि कुछ टीचर जो मैं बता ना घुमा के देते हैं, तो घुमा के देने वाले क्या है कि कोलेट्रल पूछ लेंगे आपसे। कोलेट्रल क्या होता है बताओ, ठीक है, तो आप वो समझते हैं। तो टर्म्स ऑफ क्रेडिट में व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंटरेस्ट रेट अंडर टर्म्स ऑफ क्रेडिट, एक्सप्लेन 1 मार्क्स में। तो अब क्या है, इंटरेस्ट रेट क्या होता है कि बोरोवर मस्ट पे अ स्पेसिफिक अमाउंट टू द लेंडर अलोंग विद द रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है, तो जो प्रिंसिपल अमाउंट है, 1 लाख का लोन लिया, वो तो ठीक है, लोन दिया हमने आपको, लेकिन बदले में हम आपसे क्या बोल रहे हैं कि 10% ब्याज दे देना मुझे सालाना। तो आप मुझे जब लौटाओगे ना, तो 1 लाख रुपए तो दोगे ही, उस पर थैंक यू नहीं बोलना है, उस पर 10% इंटरेस्ट रेट चार्ज होगा, तो आपको 1,10,000 देना होगा मुझे। ठीक है, वो क्या हो गया, इंटरेस्ट रेट हो गया। टर्म्स ऑफ क्रेडिट में इंटरेस्ट रेट आता है, इंटरेस्ट रेट के बाद आता है कोलेट्रल। कोलेट्रल क्या होता है देखो, अब समझो। तो कोलेट्रल का मतलब ये होता है कि आप क्या, मतलब कोलेट्रल को आप ऐसे भी समझ सकते हो क्या कि कोलेट्रल क्या एक तरह का सिक्योरिटी है। ठीक है, कोलेट्रल एक तरह की सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी अगेंस्ट लोन्स। अब मान लीजिए, कंडीशन बता रहा हूं कि कोलेट्रल की पहले जरूरत क्यों पड़ती है, मतलब इसको आसान शब्दों में अगर बताया जाए तो जो गिरवी रखते हैं ना सामान, वो होता है कोलेट्रल। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, फॉर एग्जांपल समझो कि ऐसा हो रहा है, मान लीजिए आप बड़े आत्माराम तुकाराम भिड़े टाइप गए, ठीक है, कि मैं बहुत ईमानदार हूं, मुझे लोन दे दो। तो बैंक बोलेगी
आप ईमानदार गोकुलधाम सोसाइटी में हो, ठीक है, लेकिन आपको यहां क्या है, यहां आपको ये गारंटी देना पड़ेगा, आपको एक सिक्योरिटी देना पड़ेगी कि आप लोन रीपे कर पाओगे। बोलोगे मेरी जुबान से बढ़ के और कुछ गारंटी है क्या? लेकिन क्या है कि मान लीजिए कि आपकी सिचुएशन सही नहीं रही है, आप घाटे में चले गए, तो फिर कैसे लोन रीपे करोगे? तो बैंक फिर जुबान का क्या आचार डालेगी? नहीं ना। तो बैंक क्या देखती है? सिक्योरिटी देखती है। तो कोलेटरल यानी कि आपके पास क्या ऐसा एसेट है, ठीक है, क्या आपके पास ऐसा सामान है जिसे आप गिरवी रख सकते हो। तो मान लीजिए क्या है कि आपने गिरवी रख दी, क्या अपने घर के पेपर आपने गिरवी रख दिए हैं, ठीक है। और क्या होता है कि अगर आप लोन रीपे नहीं कर पा रहे हो तो बैंक क्या करेगा, फिर आपका घर बेच के वो जो लोन अमाउंट था उससे कम से कम रिकवर कर सकता है। तो कभी भी जब क्रेडिट दिया जाएगा, लोन दिया जाएगा, तो उसके अगेंस्ट में कुछ टर्म्स होंगी, उन टर्म्स में इंटरेस्ट रेट एक इंपॉर्टेंट हो जाता है। कोलेटरल दूसरी चीज होती है, ठीक है। कोलेटरल क्या हो जाता है? तो कोलेटरल एक सिक्योरिटी की तरह इस्तेमाल किया जाता है, सिक्योरिटी अगेंस्ट लोन की तरह इस्तेमाल किया जाता है। कोलेटरल है क्या? लिखोगे क्या आत्माराम तो हम वीडियो लिख के आओगे? नहीं, ठीक है। तो उसमें क्या लिखोगे आप? कोलेटरल इज एन एसेट दैट द बोरोवर ओन्स, ठीक है। मतलब बोरोवर जो रहता है ना, मतलब जो उधार ले रहा है, तो उधार लेने जाएगा तो उसका कोई एसेट जो है ना वो बैंक गिरवी रख लेती है, ठीक है। तो कोलेटरल इज एन एसेट दैट द बोरोवर ओन्स सच एज लैंड, बिल्डिंग, व्हीकल, लाइवस्टॉक्स, डिपॉजिट्स विथ बैंक एंड यूजेस दिस एज अ गारंटी टू अ लेंडर अंटिल दी लोन इज रिपेड, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि इस चीज को गारंटी की तरह इस्तेमाल किया जाता है जब तक लोन रीपे नहीं किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल क्या है कि मान लीजिए आपकी एक बिल्डिंग है, तो अब ऐसा नहीं कि आप बिल्डिंग उठा के बैंक में गिरवी रख दोगे, बिल्डिंग के पेपर रख दोगे आप, ठीक है, बिल्डिंग के पेपर रख दोगे और बैंक से बोल दोगे कि अगर मैं आपका लोन रीपे नहीं कर रहा हूं ना तो आप इस बिल्डिंग को बेच देना। और एक चीज और बताता हूं मैं आपको, ठीक है, आउट ऑफ द बॉक्स जाके, कि कोलेटरल हमेशा बैंक क्या करती है, जितने का लोन ले रहे हो ना उससे ज्यादा का रखती है। मान लो आपने 1 लाख रुपए का लोन लिया तो आपके कुछ 1 लाख, 1.5 लाख या 2 लाख के सामान को गिरवी रखा जाता है। वो आपका व्हीकल हो सकता है, आपके पेपर्स हो सकते हैं किसी चीज के, बैंक के, ये सारी चीजें। किसी बच्चों को यहाँ पे डाउट हो सकता है क्या कि डिपॉजिट्स विद बैंक, अगर बैंक में पहले से पैसा है तो फिर लोन क्यों लेंगे सर, बैंक का पैसा निकाल लो ना। नहीं, डिपॉजिट विद बैंक मान लो क्या किसी को सामान चाहिए कुछ, ठीक है, क्रेडिट पे सामान चाहिए किसको, रिटेलर को होलसेलर से। अब होलसेलर बोल रहा है कि क्या गारंटी कि तुम मुझे 1 महीने बाद लौटा दोगे, तो वो क्या बोलता है, अगर नहीं लौटा पाए 1 महीने बाद तो ये देख लो मेरे बैंक में इतना पैसा है लेकिन मुझे उधार पे चाहिए तुमसे, बैंक के उस एफडी को नहीं तोड़वाना चाह रहा हूं मैं, ठीक है। तो डिपॉजिट्स विद बैंक्स को भी क्या है, एक तरह से टर्म्स ऑफ क्रेडिट में कोलेटरल की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। समझ में आ रही है ना मेरी बात, आपको क्या कहना चाह रहा हूं? तो कोलेटरल इज एन एसेट दैट द बोरोवर ओन्स सच एज लैंड, बिल्डिंग, व्हीकल, लाइवस्टॉक्स, डिपॉजिट्स विद बैंक, और इसे गारंटी की तरह इस्तेमाल किया जाता है until the loan is repaid। अगर मान लो कि आपने लोन रिपे नहीं कर पा रहे तो बैंक क्या करता है, इस गारंटी को, इस सिक्योरिटी को बेच देता है, ठीक है। आपका लोन का 1 लाख रुपए अमाउंट काट लिया और बचे कुछ, मान लो अगर 2 लाख की प्रॉपर्टी थी तो 1 लाख रुपए आपके हाथ में, ठीक है, सप्रेम भेंट देके अपना लोन साफ कर लेगा। तो इस तरह से क्या होता है, टर्म्स ऑफ क्रेडिट में कोलेटरल होता है। डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट, अब क्या होता है डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट में? डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट में आपका नाम, पता, स्टाम्प पेपर और ये सारी चीजें जो होती है ना, पेपर वर्क जिसे हम कहते हैं, वो डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट में आ जाएगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अब क्या होता है, आगे अभी आप पढ़ोगे फॉर्मल सेक्टर, इनफॉर्मल सेक्टर, सारी चीजें आपको मैं समझाऊंगा। तो वहां पे क्या होता है कि ये टर्म्स ऑफ क्रेडिट जो रहती है ना, इनफॉर्मल सेक्टर में कुछ नहीं है, सब हवा में, कुछ गिरवी भी नहीं रखा जाता है, गिरवी रखा भी जाता है तो बहुत कुछ रख लिया जाता है, इंसान के इंसान को गिरवी रख लेते हैं कभी कभी, तो ठीक है। और डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट की जो नीड है, तो अब बैंक में आप ऐसा थोड़ी ना कि आप बोल दोगे मेरा दोस्त है इसको लोन दे दो, प्रॉपर एक क्या होता है, केवाईसी वगैरह सारी चीजें होती है। तो डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड इज आल्सो पार्ट ऑफ टर्म्स ऑफ क्रेडिट। एंड मोड ऑफ रीपेमेंट, मोड ऑफ रीपेमेंट मतलब क्या है, डोकोमो इंटरनेट हो गया। तो मोड ऑफ रीपेमेंट में कि आप लौटाओगे कैसे, ठीक है, आप इंस्टॉलमेंट में लौटाओगे। तो जैसे किसी ने लोन ले लिया, फिर क्या है, महीने के महीने एक सैलरी में से हिस्सा कटता चले जाता है, ठीक है, तो वो एक इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, इंस्टॉलमेंट में लौटा दोगे आप। लमसम कैश, लमसम कैश मतलब क्या है कि आप एक साथ पूरा पैसा भर दोगे, ठीक है, लमसम कैश। गोल्ड, प्रॉपर्टी, किस तरह से लौटाओगे आप, ठीक है। तो मोड ऑफ रीपेमेंट में आप किस तरह से लौटाओगे, ये मोड ऑफ रीपेमेंट का पार्ट हो जाता है। यही मेरी बात समझ में, मोड ऑफ रीपेमेंट, प्रिंसिपल अमाउंट तो रहेगा ही रहेगा, वो तो देना ही देना होगा ना। तो ये सारी चीजें साथ में एक साथ मिलकर क्या बनती है, टर्म्स ऑफ क्रेडिट बनती है। इज दैट क्लियर? अब एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि टर्म्स ऑफ क्रेडिट समझ में आ गया। अब यहां पे एक चीज ये है, ये पॉइंट का ध्यान रखना कि टर्म्स ऑफ क्रेडिट में वेरी डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द लेंडर एंड द बोरोवर। मतलब कि लेंडर जो है, जो लोन दे रहा है, और बोरोवर जो लोन ले रहा है, उन दोनों के नेचर पर डिपेंड कर सकता है। उन दोनों के नेचर पे टर्म्स ऑफ क्रेडिट जो है वो वेरी कर सकती है। कहीं टर्म्स ऑफ कंडीशन फेयर रह सकती है, कहीं टर्म्स ऑफ कंडीशन ऐसी भी हो सकती है 21 दिन में पैसा डबल टाइप से। आगे समझे, इस चीज का
एसेंस समझ रहे हो आप? एसेंस क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल इनफॉर्मल सेक्टर जो होता है, तो इनफॉर्मल सेक्टर में क्या होगा, टर्म्स ऑफ क्रेडिट जो होगी बहुत हार्श हो सकती है, इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा चार्ज हो सकता है, ठीक है। कोलेटरल में वो पूरा का पूरा क्या परिवार को गिरवी रख सकते हैं उनके, ठीक, क्योंकि वहां पे इनफॉर्मल सेक्टर में तो क्या है कि मनी लेंडर है, उसमें पैसा दे दिया, मन चाहा ब्याज लगाया, वो समस्याएं रहती है, ठीक है। और वैसे ही फॉर्मल सेक्टर में टर्म्स ऑफ क्रेडिट जो रहेगी वो क्या रहेगी, जेन्युइन रहेगी। जैसे बैंक वगैरह जो होता है ना, तो गवर्नमेंट सुपरवाइज कर रही होती है, जो भी मन में आ रहा है वो इंटरेस्ट रेट नहीं लगा रहे हैं, ठीक है, तो वहां चीजें क्या होती है, थोड़ी सी जेन्युइन होती है। तो ये जो टर्म्स ऑफ क्रेडिट है, टर्म्स ऑफ क्रेडिट में जो अलग अलग सिचुएशंस होंगी ना, तो दे में वेरी डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द लेंडर एंड द बोरोवर। तो लेंडर और बोरोवर के नेचर पे डिपेंड करता है कि टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या होगी, क्या नहीं होगी। मेरी बात आपको यहां तक समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, तो अगर समझ में आ गई तो वेल एंड गुड। अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे कैसे बढ़ेंगे, एक बार पहले इसको मिटा देते हैं, फिर आगे बढ़ पाएंगे ना। देखो, तो मैंने आपको मनी बताया, ठीक है, मनी मतलब कि डिफरेंट जो मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ करेंसी है वो सारी चीजें, ठीक है। फिर मैंने आपको क्रेडिट समझाया, क्रेडिट कैसे समझाया, तो क्रेडिट में हमने क्या क्या चीजें देखी थी, क्रेडिट में हमने दुनिया भर की सारी चीजें देख ली थी। क्रेडिट की अलग अलग सिचुएशंस क्या हो सकती है, बैंक की लोन एक्टिविटी क्या होती है, ठीक है, और जो अलग अलग क्रेडिट सिचुएशन होती है तो उनमें टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या होता है वो भी समझ लिया। अब लोग क्रेडिट कहां कहां से ले लेते हैं, तो वैरायटी ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट जो है ना, एक छोटा सा टॉपिक है, उसमें अलग अलग केस स्टोरीज मतलब केस स्टडीज स्टोरीज दी है, तो उन्हें एक बार हम फटाफट से पढ़ लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो हमें एक आइडिया मिल जाएगा कि देयर आर डिफरेंट वेराइटीज ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट्स, ठीक है। लोग अलग अलग जगह से कैसे क्रेडिट अरेंजमेंट लेते हैं, कहां क्या फायदा है, कहां क्या नुकसान है, ये सारी चीजें आपको नेक्स्ट वीडियो में समझ में आ जाएगी। उम्मीद करता हूं यहां तक चीजें क्लियर है। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वैरायटी ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट्स के बारे में। व्हाट आर द डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट्स, क्यों पढ़ेंगे, तो सारे टॉपिक्स को कनेक्ट करो। पिछले वीडियोस तक हम लोगों ने चैप्टर के एक ब्रॉड थीम को समझ लिया है, मनी एंड क्रेडिट दोनों ही चीजों को। मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी क्या है, उसके बाद में क्रेडिट सिचुएशंस क्या होती है, अलग अलग टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या होती है, सब कुछ पढ़ लिया है। अब सवाल यह आता है कि लोगों को क्रेडिट कहां से मिलता है, तो आप बोलेंगे सर बैंक से लोन मिलता है, बस। बैंक के अलावा भी अलग अलग वैरायटी ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट्स हैं, मतलब लोग बैंक के अलावा भी अलग अलग जगह से लोन लेते हैं, क्रेडिट लेते हैं। तो हम इस वीडियो में उन्हीं सभी चीजों को पढ़ने वाले हैं और समझने वाले हैं, उन सभी अरेंजमेंट्स को पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। टॉपिक समझ में आ गया। अब देखो यहां पे वैसे तो ये टॉपिक पढ़ाया नहीं जाता है, स्कूल्स में स्किप करवा दिया जाता है, लेकिन मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि इससे आपको एक पर्सपेक्टिव दे दूंगा मैं, ठीक है। स्टोरीज है बस, तो स्टोरीज के थ्रू हमें एसेंस समझना है, ठीक है, स्टोरी के थ्रू हमें एसेंस समझना है। तो देखो स्टोरी पहले किसकी है, रमा की स्टोरी है। तो रमा को क्या दर्शाया गया है यहाँ पे, आप रमा को मत देखो, यहाँ पे आपको क्या देखना है, यहाँ पे आपको देखना है कि वो एक एग्रीकल्चरल लेबरर है, ठीक है, मतलब लैंडलेस लेबरर है, उसके पास जमीन नहीं है, वो दूसरे के खेत में काम करती है, ठीक है। और सोनपुर गांव की कहानी है, तो सोनपुर गांव को हम रेफरेंस पे लेके चल रहे हैं, मतलब हाइपोथेटिकल है। यहां पे क्या है कि आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कौन सा गांव था बताओ, बाकी आपको क्रक्स समझना है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की जो बात की जाती है ना, वो यही चीज रहती है कि इस कहानी को सुनने के बाद में आपको ये नहीं बताना कि रमा के कितने बेटे थे, ठीक है। कहानी को सुनने के बाद में आपको चैप्टर के कंटेक्स्ट में कितनी चीजें समझ में आई है वो पूछा जाता है, आगे ना समझ में। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के लिए आपकी कॉम्पिटेंसी को आपको ऐसे ही डेवलप करना होगा। तो आई विल हेल्प यू इन दैट कि हम ये स्टोरी पढ़े तो उससे क्या समझ में आ रहा है। देखो, तो हमें ये समझ में आ गया कि वो एक लैंडलेस लेबर है। तो वैरायटी ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट्स में हमने क्या सीखा कि जो लैंडलेस लेबर होते हैं उन्हें क्रेडिट कहां से मिलेगा, उन्हें लोन कहां से मिलेगा। तो लैंडलेस लेबर्स की अगर बात करें तो उन्हें लोन कहां से मिलेगा, तो जैसे यहां पे बताया गया है कि उसकी जो भी क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स होती है, अगर मान लो कि उसको किसी चीज की उसके सामने कोई खर्चा आ गया, कोई बीमारी हो गया, तो वो क्या करती है, लैंडलॉर्ड के पास में जाती है, अपने एम्प्लॉयर के पास में जाती है, जिसके खेत में वो काम कर रही होती है उसी के पास जाएगी कि साहब पैसे की जरूरत है, पैसा दे दो। अब वो साहब जब पैसा देंगे ना, ठीक है, तो वो बाबूजी जो पैसा देंगे वो क्या करेंगे, बहुत हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं। तो कहानी समझ में, वैरायटी ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट्स में एक कैटेगरी कौन सी हो जाएगी आपकी, लैंडलेस लेबर की, ठीक है। तो जो लैंडलेस लेबरर्स होंगे तो उन लोगों का क्या है, उन लोगों का जैसे अगर आप देखेंगे लैंडलेस लेबर की अगर हम बात करें तो उन्हें इंटरेस्ट रेट जो उनके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाएगा, फाइन, इंटरेस्ट रेट जो चार्ज किया जाएगा वो बहुत ज्यादा होगा, इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा। उसके बाद में दूसरी चीज क्या है कि ये जो लैंडलेस लेबरर्स हैं, ठीक है, ये लैंडलेस लेबरर्स जो रहते हैं तो इनके साथ में कंडीशन जो टर्म्स ऑफ क्रेडिट हम पढ़ के आए हैं, ठीक है, ये तारक मेहता का उल्टा चश्मा नहीं है, टीओसी मतलब टर्म्स ऑफ क्रेडिट है। तो ये टर्म्स ऑफ क्रेडिट जो रहती है वो हार्श रहती है। जैसे अगर आप यहां देखेंगे कि दो दी लैंड ओनर डज नॉट, ठीक है, ट्रीट हर वेल शी कंटिन्यूज टू वर्क फॉर
him since she can get loans from him when in need। तो अब क्या है कि सिचुएशन खराब है, लैंडलॉर्ड उसे अच्छी तरह से ट्रीट नहीं करता है, फिर भी रमा वही काम करेगी क्योंकि उसे पता है कि अगर कल को उसको लोन की जरूरत पड़ गई तो उसे लोन ये लैंडलॉर्ड ही देगा, बजाय उसके कि टर्म्स ऑफ क्रेडिट कुछ भी हो। कारण क्या हो रहा है यहाँ पे, जैसे अगर आप समझोगे तो क्या है, उसके पास पहली बात तो जमीन नहीं है, तो कोलेटरल का किसी तरह से कोई अरेंजमेंट नहीं कर सकती वो कि बैंक से लोन ले ले। दूसरी चीज पढ़ी लिखी नहीं है, ठीक है, आप बोलोगे सर ये तो लिखा ही नहीं कहीं, लेकिन हम प्रिज्यूम करके चल रहे हैं कि लैंडलेस लेबर है, एग्रीकल्चरल लेबर है और उसके पास में जमीन नहीं है, तो वो इस तरह से इनफॉर्मल सोर्स पे ही डिपेंडेंट होगी। फॉर्मल और इनफॉर्मल को आगे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे हम, ठीक है। एक कैटेगरी समझ में आया, तो एक वैरायटी ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट में क्या हो जाता है कि जैसे इनफॉर्मल सोर्सेस पे डिपेंडेंट होते हैं। फिर दूसरी चीज क्या है, अब दूसरी स्टोरी जैसे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे किसकी दूसरी स्टोरी है, श्यामल की है, ठीक है। श्यामल की कहानी क्या बता रही कि ये स्मॉल फार्मर है, ठीक है। तो वैरायटी ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट में आप क्या लिख सकते हो, स्मॉल फार्मर, ठीक है। स्मॉल फार्मर कौन है, श्यामल, स्मॉल फार्मर, ठीक है। तो अब श्यामल की क्या स्थिति देखो, उसके पास जमीन है 1.5 एकर्स ऑफ लैंड, छोटी सी जमीन है। अब उसने क्या किया, उसे क्रेडिट की क्यों जरूरत पड़ेगी, जैसे आपने स्वप्ना का भी केस देखा था चैप्टर में, तो क्रेडिट की जरूरत इसलिए पड़ती है छोटे किसानों की कि अब फसल मतलब बीज लाना है, दवाई लाना है, ये सारी चीजें लाना है, तो ये सब पहले खुद खरीद के लाएंगे, फिर फसल जब ग्रो होगी बेचेंगे तब उन्हें पैसा मिलेगा, तो अपना वो कर्ज चुका देंगे, ठीक है। तो उसी के चलते क्या है, श्यामल की भी जैसे अगर हम बात करें तो वो भी क्या है, छोटा एक मतलब एक स्मॉल फार्मर है, उसके पास भी जैसे अगर आप देखेंगे तो जमीन कम है, लेकिन उसे अपनी इस जमीन पे खेती करने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स होगी उसके लिए वो लोन लेगा। अगेन अब वो लोन लेने बैंक जाएगा क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि उसके पास जमीन कम है, लिटरेसी लेवल कम होता है, तो इसके चलते हम जिसे देखते हैं तो वो क्या है, वो भी मनी लेंडर के पास जाता है। अब मनी लेंडर बहुत चालाक होते हैं, तो इंटरेस्ट रेट मनी लेंडर ने क्या चार्ज किया, 60% पर एनम, मतलब 5% हर महीने ब्याज लगता है। 1 लाख रुपए अगर वो उधार लेता है तो उसको 1 लाख पे उसे वापस कितना देना पड़ेगा, 1 साल के बाद पता है, 1,60,000 वापस देना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से हाई इंटरेस्ट रेट, टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या हो रहा है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया भी था, ठीक है, कि टर्म्स ऑफ क्रेडिट जो है ना, तो द नेचर ऑफ टर्म्स ऑफ क्रेडिट डिपेंड्स, मतलब द टर्म्स ऑफ क्रेडिट में वेरी अपॉन डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ लेंडर एंड बोरोवर, ठीक है। तो लेंडर और बोरोवर का जैसा नेचर है उसके हिसाब से टर्म्स ऑफ क्रेडिट जो है वो भी वैरी करती है। तो यहां जैसे आप देख रहे हो सब कुछ इनफॉर्मल है, मनी लेंडर किसको पैसे दे रहा है, गवर्नमेंट के कोई रिकॉर्ड में नहीं है, श्यामल किस रेट पे पैसा उधार ले रहा है, ठीक है, उसका भी कोई रिकॉर्ड नहीं। इस तरह से क्या होता है, इस तरह से अगर आप समझोगे तो श्यामल फंस जाएगा, ठीक है, और फंस ही जाता है। तो अब क्या होता है कि इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा चार्ज किया जाता है। एट द बिगिनिंग ऑफ क्रॉपिंग सीजन द ट्रेडर सप्लाइज द फार्म इनपुट्स। अब ट्रेडर से मनी लेंडर से लोन लिया है ना, तो वो ट्रेडर क्या कर देता है, फार्म इनपुट सप्लाई कर देता है कि चलो मैं तुम्हें बीज दे दे रहा हूं, मैं तुम्हें क्या दे दे रहा हूं, दवाई दे दे रहा हूं। लेकिन टर्म्स ऑफ क्रेडिट में वो क्या बोल देता है कि एक वादा करके जाओ मुझे, क्या कि तुम्हें ये सब बीज और ये दे रहा हूं मैं, तो इसके बदले में तुम फसल मुझे ही बेचोगे। अब क्या हो रहा है कि श्यामल जैसे फार्मर जो रहेंगे, तो अब वो फसल जब उन्हें ही बेचना पड़ेगी, किन्हें बेचना पड़ेगी, उसी ट्रेडर को जिससे उसने पैसा लिया, उसी मनी लेंडर से, उसी मनी लेंडर को जिससे उसने पैसा लिया। तो अब क्या हो जाएगा, अब सिचुएशन यहां ऐसे फंस जाएगी कि श्यामल मार्केट में जो रेट चल रहा है उस रेट पे अपनी फसल नहीं बेच पाएगा, क्योंकि मनी लेंडर से उसने प्रॉमिस कर दिया था कि आप मुझे पैसा दे दो, मैं बदले में आपको क्या है, अपनी फसल खुद आपको ही बेचूंगा। तो इस तरह से टर्म्स ऑफ क्रेडिट जो होती है ना, वो क्या हो सकती है, हार्श हो सकती है, अनजस्ट हो सकती है। आई मेरी बात समझ में। अब ये बुक में अगर आप यहां पढ़ने की कोशिश करो तो अगर दिख नहीं रहा है तो ऐसे आंख मत गड़ाना, उसमें बुक का ही आपका स्क्रीनशॉट, ठीक है, तो वहां देख लेना इसे। तो एक कंडीशन ये हो गई है, ठीक। तो हमने स्मॉल फार्मर्स के लिए भी देख लिया कि हाउ डू दे अरेंज क्रेडिट फॉर देयर नीड्स। अब जैसे अगर बात करें तो जो मीडियम फार्मर्स हैं, मीडियम फार्मर्स मतलब क्या है कि जिनके पास फार्मलैंड थोड़ा सा बड़ा होता है, तो जैसे यहाँ पे क्या बताया गया है, यहाँ पे सोनपुर में एक अरुण की भी बात बताई गई है। तो अरुण क्या है, थोड़ा सा बड़ा किसान है, ठीक है, वो सुपरवाइज कर रहा है, भाई काम ऐसे करो, काम ऐसे करो, ठीक है, इस तरह से। और अरुण को जो लोन रिक्वायरमेंट चाहिए रहती ना, तो वो कुछ लोगों को जानता है और उसका बैंक में अकाउंट वगैरह भी है, ठीक है। तो बैंक से लोन लेने जाता तो 8.5% पर एनम के ब्याज से उसे लोन मिल जाता है। सस्ता है ये, सस्ता कैसे है कि मतलब वो 1 लाख रुपए का लोन लेगा तो 1 साल बाद उसे कितना लौटाना होगा, 1,08,500 रुपए बस। तो जो कि रिलेटिवली क्या दिख रहा है आपको, कम दिख रहा है, रिलेटिवली कम दिख रहा है, ठीक है। और ये आसानी से रीपे किया जा सकता है, ठीक है। वो अपनी जो फसल उगा रहा है लोन लेने के बाद में, उसने फसल उगाई, पोटैटोस की खेती करते हैं, ठीक है, आलू, तो आलू जो उगाया उधर उसने आलू से सोना बना लिया। कैसे बना लिया, तो जैसे अगर आप यहां देखोगे तो कम इंटरेस्ट रेट था, तो वो आराम से रीपे कर पाएगा, ठीक है। He then intends to store the rest of the potatoes in a cold storage and apply for a fresh loan from the bank against the cold storage receipt, ठीक है। तो वो क्या करता है, सारे के सारे अपने जो
जो मतलब उसके पास जितना भी आलू है उसका एसेट हो गया ना एक तरह से, तो कोल्ड स्टोरेज में रख देता है और बैंक को दिखाता है क्या कि देखो मेरे पास इतना एसेट है, और उस एसेट को कोलेटरल की तरह इस्तेमाल करके वो क्या ले लेता है, और लोन ले लेता है, और लोन ले लेता है। तो इस तरह से क्या है कि वैरायटी ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट जो है ना, तो जैसे अगर आप देखेंगे अब यहाँ पे देखो आपको यू आर रिक्वायर्ड टू रीड बिटवीन द लाइंस, ये लिखा कहीं नहीं लेकिन आपको पढ़ना होगा, समझना होगा कि स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स जो है, लैंडलेस फार्मर्स जो है, ठीक है, तो क्रेडिट अरेंज करना इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम एंड द टर्म्स ऑफ कंडीशंस आर हार्श फॉर देम, ठीक है। लेकिन व्हेन द फार्मर्स या फिर कह सकते हैं व्हेन अ सेक्शन ऑफ पीपल, रिच हाउस होल्ड की अगर हम बात करें ना, आगे पढ़ोगे तो रिच हाउस होल्ड के लिए रिलेटिवली चीजें आसान हो जाती है, टर्म्स ऑफ कंडीशन आसान हो जाती है, उनके पास एसेट रहता है तो उसे कोलेटरल की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, फॉर्मल सोर्स से लोन लेना वो प्रेफर करते हैं। आए ना समझ में? तो इस कारण से क्या है कि वो डेब्ट ट्रैप में फंसते भी नहीं है। तो वो जो बोलते हैं ना कि गरीब गरीबी में ही धंसा रह जाता है, और अमीर जो है तो वो क्या है कि रास्ते ढूंढ लेता है। दिस इज द पॉइंट, दिस इज द पॉइंट। क्लियर हुआ? अगला देखो क्या है, लोन्स फ्रॉम कोऑपरेटिव्स। अब कोऑपरेटिव्स की अगर हम बात करें तो कोऑपरेटिव्स से भी लोन लिया जा सकता है। अब क्या हो रहा है, जैसे आपने देखा कि अमीर और गरीब में क्रेडिट अरेंजमेंट में आपको कंट्रास्ट देखने को मिल गया, तो अब लेकिन क्या है कि नीड इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। अब जहां समस्याएं होंगी वहां से ही समाधान निकल के आएगा। यहां क्या समाधान निकल के आया कि लोन्स फ्रॉम कोऑपरेटिव्स, कोऑपरेटिव्स से भी लोन मिल जाता है। तो कोऑपरेटिव्स क्या है, लास्ट टॉपिक है आपकी बुक का सेल्फ हेल्प ग्रुप, उसे पढ़ेंगे हम अभी नेक्स्ट टू नेक्स्ट में, ठीक है। तो कोऑपरेटिव में क्या है, जैसे बैंक जो है तो बैंक मान लो लैंडलेस फार्मर्स को या फिर स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स को लोन नहीं दे रही है, तो ये लोग क्या करते हैं, ये आपस में ही इकट्ठे हो जाते हैं। जैसे सोनपुर की कहानी बताई गई है क्या कि फार्मर्स कोऑपरेटिव, वीवर कोऑपरेटिव, इंडस्ट्रियल वर्कर कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव मतलब पीपल कम टुगेदर एंड कोऑपरेट फॉर देयर सिचुएशंस, ठीक है, टू इंप्रूव देयर सिचुएशंस। तो यहां पे जैसे बताया गया है कि 2300 किसान मेंबर हैं कुछ, उन सबने अपना एक कोऑपरेटिव बनाया जिसकी मदद से वो क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करते हैं, पूल बनाते हैं फंड, और जिसे जरूरत रहती है उसे सस्ते दाम ब्याज दरों पे दे देते हैं, ठीक है। वो बैंक से और लोन ले सकते हैं दिखा के कि हाँ रेगुलरिटी है, देखो हमारा कोऑपरेटिव क्या करता है, रेगुलर वे में पैसे कलेक्ट करता है, सारी चीजें। तो कृषक कोऑपरेटिव प्रोवाइड्स लोन फॉर परचेस ऑफ एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट्स, लोन्स वगैरह। तो जो दो शुरुआती एग्जांपल्स में केसेस में हमने देखा ना, वैसी सिचुएशन में फंसने से बच जाते हैं फार्मर्स। तो एक और वैरायटी ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट में क्या हो सकता है कि पीपल में ऑब्टेन लोन फ्रॉम कोऑपरेटिव्स व्हिच मे प्रूव हेल्पफुल टू द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। समझ में आई इतनी बात? ठीक है, तो ये पूरी कहानी थी जो मैंने आपको समझानी थी और समझा भी दी है। तो वैरायटी ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट से एक छोटा सा स्टोरी बेस्ड टॉपिक था जो हमने समझ लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे पता है, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि फॉर्मल सेक्टर लेंडिंग जो है, फॉर्मल सेक्टर लोन्स एक्टिविटी जो है, कि फॉर्मल सेक्टर क्या है, इनफॉर्मल सेक्टर क्या है। अगला जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब उससे एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी आपको। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया। अब यह जो टॉपिक है, यह टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का। आप मुस्कुरा रहे होंगे कि सर हर टॉपिक में बोल देते हो आप, नहीं, बिलीव मी दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें आपको एक अच्छा पर्सपेक्टिव समझ में आएगा। देखिए अभी तक हमने चैप्टर का मेजर पार्ट कंप्लीट कर लिया, हमने मनी एंड क्रेडिट दोनों ही चीजों को समझ लिया है। हमने ये भी देखा कि अलग अलग तरह से कैसे क्रेडिट अरेंज किया जाता है, वैरायटी ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट्स वाले टॉपिक में पिछले वीडियो में मैंने आपको स्टोरीज के थ्रू कुछ कुछ चीजें समझाई है। अब अगर हम यहां पर देखते हैं ना, तो टॉपिक क्या कह रहा है, फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया। अब यहां पे दो सवाल आते हैं कि फॉर्मल सेक्टर क्या होता है, और फॉर्मल के आगे इन लगा दोगे तो इनफॉर्मल हो जाता है, तो वो इनफॉर्मल सेक्टर क्या होता है। तो हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। देखिए फॉर्मल सेक्टर वो होता है जो फॉर्मल वे में जिसे गवर्नमेंट रेगुलेट कर रही हो, जिसे हम जहां हमें पता हो कि हाँ यहाँ पे सारा पेपर वर्क होता है, ट्रांसपेरेंट है चीजें। जैसे हमने पिछले एग्जांपल्स में क्या देखा था कि रमा है, श्यामल है, तो ये लोग क्या कहां से लोन ले रहे थे, ये लोग किसी मनी लेंडर से ले रहे थे या फिर लैंडलॉर्ड से लोन ले रहे थे। तो वो पेपर वर्क कुछ नहीं है, ठीक है, सब कुछ इनफॉर्मल है, ठीक है, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। और वहीं पे जैसे अगर आप देखेंगे तो किसी ने बैंक से लोन लिया था, तो बैंक से जो लोन लेने जा रहा है हम क्या कहेंगे कि वो फॉर्मल सेक्टर से लोन ले रहा है, वहां डॉक्यूमेंटेशन है, प्रॉपर इंटरेस्ट रेट होगा, टर्म्स ऑफ क्रेडिट जो होगी वो सही होगी। तो आपको सीधी सी चीज समझना है कि फॉर्मल सेक्टर क्या होता है। फॉर्मल सेक्टर में लोन्स फ्रॉम बैंक्स एंड कोऑपरेटिव्स, ठीक है, कोऑपरेटिव्स के बारे में आप नेक्स्ट वीडियो में और पढ़ोगे। तो बैंक और कोऑपरेटिव्स से जब आप लोन लेते हैं, जहां पे चीजें ट्रांसपेरेंट होती है, जहां पे पेपर वर्क होता है, जहां पे टर्म्स ऑफ क्रेडिट जो होती है वो जस्टिफाइड होती है, तो वो फॉर्मल सेक्टर हो गया, ठीक है, वो फॉर्मल सेक्टर हो गया। जैसे बैंक्स वगैरह हो गया। और इनफॉर्मल सेक्टर समझते हो क्या है, ये होता है इनफॉर्मल सेक्टर। कौन सा, ये वाला, ठीक है। तो मतलब जहां पे क्या है, जहां पे झोल झाल है, जहां पे ट्रांसपेरेंसी नहीं है, जहां पे समस्याएं हो सकती है, ठीक है, वो होता है इनफॉर्मल सेक्टर, 20 लाख वाला सिस्टम, ठीक है। तो यहां पे क्या है, मनी लेंडर, ट्रेडर्स, एम्प्लॉयर्स, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स, ये सारे लोग, ठीक है। तो अब जैसे क्या है, फ्रेंड्स हो गए, एम्प्लॉयर्स हो गए, मनी लेंडर्स हो गए,
तो इनसे जब आप लोन लोगे ना तो ये अपनी टर्म्स ऑफ क्रेडिट जो है वो कुछ भी रख सकते हैं। एम्प्लॉयर ये बोल सकता है आपसे कि चलो लोन तो दे रहा हूं, लेकिन अब आपको क्या करना पड़ेगा, रोज मेरे घर पे सब्जी लाके देना पड़ेगी, हो सकती है। तो यहां पे क्या है, टर्म्स ऑफ क्रेडिट जो है वो अनजस्ट हो सकती है, इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो सकता है, जो अगर इसको टेक्निकली जाए तो विच इज नॉट बीइंग सुपरवाइज्ड, वो इनफॉर्मल सेक्टर लोन हो गया। और फॉर्मल सेक्टर लोन जहां सुपरविजन होता है गवर्नमेंट का, ठीक है, तो बैंक्स और कोऑपरेटिव्स को सुपरवाइज किया जा सकता है, सिंपल सी चीज है। तो अब देखो यहां पे क्या है कि फॉर्मल सेक्टर लोन जो तो उन्हें सुपरवाइज कौन करता है, तो दी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये आपका 1 मार्क्स में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। देखो टर्म 2 में 1 मार्क्स में क्वेश्चन नहीं आ रहा है, लेकिन कभी इस तरह से आपको चीजें ध्यान रखना होगी कि फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट को कौन सुपरवाइज करता है, तो फॉर्मल सेक्टर को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो सुपरवाइज करती है। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की क्या फंक्शनिंग है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ये फंक्शनिंग है कि वो सुपरवाइज करती है फॉर्मल सेक्टर लोन्स को, फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट को। आगे समझ में? तो आपको क्या करना है, रिलेशन सेट करना है कि क्वेश्चन किधर से भी पूछ लो, हमने सब पढ़ के आए हैं। क्लियर हुआ? तो द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सुपरवाइजेस द फंक्शनिंग ऑफ फॉर्मल सोर्सेज ऑफ लोन्स। अब सवाल यहां पे ये आता है कि हाउ, ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में यही बनेगा कि हाउ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सुपरवाइजेस द फंक्शनिंग ऑफ फॉर्मल सोर्सेज ऑफ लोन, ऐसे एक्सप्लेन कर दो। फिर अगर आप इधर आओगे तो इधर क्या है, इनफॉर्मल सेक्टर में क्या होता है, देयर इज नो ऑर्गेनाइजेशन which supervises the credit activities of lenders in the informal sector। तो अब एक सवाल यहां पे भी आता है कि ऐसा क्यों है कि इनफॉर्मल सेक्टर के जो लोन्स रहते हैं उन्हें सुपरवाइज करने के लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है देश में। यहां तक चीजें समझ में आई है, क्या समझना आना चाहिए कि फॉर्मल सेक्टर लोन्स क्या होते हैं, फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट कहां से मिलता है, और इनफॉर्मल सेक्टर लोन्स क्या होते हैं, इनफॉर्मल सेक्टर क्रेडिट कहां से मिलता है। ठीक है, ये दोनों चीजें समझ आ गई। तो अब यहां पे ये सवाल आता है कि जब इसको गवर्नमेंट सुपरवाइज करती है तो कैसे करती है, और जब इसे कोई सुपरवाइज नहीं कर पाता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सुपरवाइज नहीं करती है इनफॉर्मल सेक्टर लोन्स को, तो क्यों नहीं कर पाती है। चीजें क्लियर है? अब दोनों कैसे और क्यों के जवाब हमें आगे मिल जाएंगे। तो जैसे अगर हम पहले बात करते हैं कि फॉर्मल सेक्टर लोन्स आर बीइंग सुपरवाइज्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैसे सुपरवाइज करती है, एक सवाल ये बन सकता है, बनेगा। तो यहां पे हाउ रिजर्व बैंक इन इंडिया सुपरवाइजेस द फंक्शनिंग ऑफ फॉर्मल सोर्सेज ऑफ लोन्स। मैं आपको चैप्टर तो समझाते चल रहा हूं, कंसेप्ट पूरा बताऊंगा, लेकिन उसी के साथ साथ पर्सपेक्टिव भी देते चल रहा हूं कि कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये फ्रूटफुल साबित होगा आपके लिए। ठीक है, तो अब जैसे आप आरबीआई की फंक्शनिंग क्या क्या है, क्वेश्चन इस तरह से आ गया आपका। तो अगर हम देखें कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी बताया था, जो लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक वाला टॉपिक पढ़ा था हमने, तो वहां पे समझाया था कि आरबीआई इंश्योर करती कि बैंक एक मिनिमम कैश बैलेंस मेंटेन करके रखे। क्यों? क्योंकि जिन लोगों ने पैसा जमा करे वो पैसा लेने आ जाएंगे, तो बैंक ऐसा थोड़ी बोल देगी पैसे खत्म हो गए कल आना। ठीक है, वो उन्होंने विश्वास है तभी तो बैंक के पास पैसे जमा किए हैं, और एवरीथिंग इज अबाउट ट्रस्ट। तो ट्रस्ट के साथ चीजें बढ़ाना चाहिए आगे। ठीक है, तो वही होता है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का क्या क्या काम होता है, तो इट मॉनिटर्स द बैंक्स इन एक्चुअली मेंटेनिंग अ कैश बैलेंस। ठीक है, कि बैंक्स एक कैश बैलेंस मेंटेन कर रही है कि नहीं कर रही है अपनी डे टू डे एक्टिविटीज को चलाने के लिए। तो वो कौन मैनेज करेगा? आरबीआई। और इस तरह से क्या है, फॉर्मल सेक्टर है ना ये क्रेडिट का, तो इस फॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट को आरबीआई नजर में रखे हुए है। क्लियर हुआ? आरबीआई सीज दैट द गवर्नमेंट गिव लोन्स नॉट just to profit making businesses and traders but also to small cultivators, small scale industries etc। तो कोई बहुत अच्छी चीज है, इसका पर्सपेक्टिव समझना, इनसाइट लेना। एक क्या हो रहा है ना कि जो वेल ऑफ है, जो प्रॉफिट मेकिंग है, ठीक है, उगते सूरज को सब सलाम करते हैं। तो यहां पे क्या हो रहा है कि जो वेल ऑफ है, जो प्रॉफिट मेकिंग है, उन्हें तो फायदा होगा ही होगा, उन्हें तो बैंक क्या करेगी, लोन दे ही देगी। ठीक है, लेकिन जरूरत किसको है? जो इनफॉर्मल सेक्टर में धकेला जा रहा है, ठीक है, स्मॉल कल्टीवेटर्स, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, ये अगर इन्हें फॉर्मल सेक्टर लोन नहीं देगा तो इनफॉर्मल सेक्टर में जाएंगे और फिर उलझ जाएंगे वहां पे। हाई इंटरेस्ट रेट, अनजस्ट टर्म्स ऑफ कंडीशन, टर्म्स ऑफ क्रेडिट, ये सारी चीजें होगी। तो उसके चलते क्या है, आरबीआई ये इंश्योर करता है, ऐसे सुपरवाइज करता है कि लोन सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग और बड़ी इंडस्ट्रीज को ना मिले, स्मॉल कल्टीवेटर्स, स्मॉल इंडस्ट्रीज, इन्हें भी लोन मिले। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। Periodically banks have to submit information to RBI on how much they are lending to whom at what interest rate etc। तो अब ऐसा नहीं कि बैंक भी मनमानी कर रही है, जो इच्छा में आ रही है उसको लोन दे दिया, जिस इंटरेस्ट रेट पे लोन देना उस इंटरेस्ट रेट पे लोन दे दिया। नहीं, क्या होता है कि बैंक्स को पीरियडिकली अपनी एक रिपोर्ट सबमिट करना होती है जिसमें बताते हैं कि हमने किसे लोन दिया, कितना लोन दिया, किस इंटरेस्ट रेट पे लोन दिया, ताकि जिससे क्या हो, जिससे चीजें ट्रांसपेरेंट हो। वो जो सुपरविजन की बात हो रही है ना कि फॉर्मल सेक्टर को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सुपरवाइज करती है, वो ऐसे हो सके। ठीक, अब क्या होता है, और इस तरह से फिर आरबीआई अलग अलग पॉलिसीज देती है, अलग अलग गाइडलाइंस देती है, जिससे वो क्या इंश्योर करती है, जिससे वो इंश्योर करती है
कि कंट्री के अंदर, इकोनॉमी के अंदर क्रेडिट जो है वो फ्लरिश हो। अच्छा, ये लोन पे इतना डिपेंडेंट क्यों है सब? देखो, क्रेडिट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कंट्री के अंदर। क्यों? क्योंकि जब लोन मिलता है तो लोग क्या करते हैं, बिजनेस फैलाते हैं, एक्टिविटीज को कैरी आउट करते हैं, जिससे क्या होती है, इकोनॉमी रोलिंग में आती है। तो इसके लिए क्या है, लोन्स को, क्रेडिट्स को मॉनिटर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट में वो बढ़िया हो जाता है। ठीक है, समस्या कहां है? समस्या है इनफॉर्मल सेक्टर में। क्यों? क्योंकि देयर इज नो ऑर्गेनाइजेशन विच सुपरवाइजेस द क्रेडिट एक्टिविटीज इन इनफॉर्मल सेक्टर। तो अब इनफॉर्मल सेक्टर में कोई भी सुपरवाइज क्यों नहीं करता है, सवाल ये है। ठीक है, व्हाई देयर आर नो ऑर्गेनाइजेशंस इन इनफॉर्मल सेक्टर टू क्रेडिट दी टू रेगुलेट द क्रेडिट एक्टिविटीज? दिस इज द क्वेश्चन। अब इसका जवाब क्या मिलेगा? देखो, तो क्रेडिट एक्टिविटीज इन इनफॉर्मल सेक्टर, अगर हम इनफॉर्मल सेक्टर की बात करें तो इनफॉर्मल सेक्टर में क्या क्रेडिट एक्टिविटीज है? तो इनफॉर्मल सेक्टर में जैसे अगर हम देखें यहां पे, तो इनफॉर्मल सेक्टर में क्या होता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है नहीं। क्यों? क्योंकि इनफॉर्मल सेक्टर में हमें पता ही नहीं है आपका पड़ोसी ब्याज पे पैसे चला रहा है, ठीक है, नगद व्यवहार, तो अब क्या है, वो पता ही नहीं चल रहा है आपको। गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा कि कोई इस तरह की लेंडिंग एक्टिविटी भी कर रहा है? ठीक है, तो इस कारण से क्या होता है कि सबसे पहली चीज तो ये है कि इनफॉर्मल सेक्टर इज आउटसाइड द रडार ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को पता ही नहीं रहता है कि कहां पे किसने लोन ले लिया। अब कोई लैंडलेस लेबर है, ठीक है, जैसे रमा की कहानी हमने पढ़ी थी पिछले वीडियो में, तो रमा अब क्या है, लोन लेने जाती है तो वो बैंक में नहीं जा रही है, वो तो जिसके यहाँ काम कर रही है उसी से उसने 5,000 रुपए ले लिए। अब वो 5,000 रुपए के चक्कर में 10 साल तक उलझी हुई है, ठीक है, लोन रिपे नहीं हो पा रहा है। तो इस तरह से क्या होता है, इनफॉर्मल सेक्टर कहां है एक्चुअली, उसको एक बोलते हैं ना, उसको रडार पे लाना ही मुश्किल हो जाता है। तो गवर्नमेंट को पता ही नहीं है, तो गवर्नमेंट रेगुलेट क्या करेगी? दिस इज द प्रॉब्लम। ठीक है, दिस इज द प्रॉब्लम। नो ऑर्गेनाइजेशन विच सुपरवाइजेस इट। ठीक है, अब यहां पे क्या होता है, जब कोई सुपरविजन नहीं है तो अंधेरी नगरी चौपट राजा, टक सिर भाजी टक सिर खा जा। तो क्या होता है, इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा हाई चार्ज किया जाता है। जब कोई सुपरवाइज करने वाला नहीं है तो इसके चलते क्या होता है, जो पैसा दे रहा है, जो मनी लेंडर है, उसने बोल दिया यार इस इंसान को तो फंसा के रखना है, ठीक है, तो 1 लाख रुपए पे बोल दिया कि अगले साल तो मुझे 2 लाख रुपए वापस करना, आपके ऊपर बहुत ज्यादा 100% क्या कर दिया उसने, इंटरेस्ट रेट चार्ज कर दिया। ठीक है, और बैंक ऐसा थोड़ी करती, बैंक किसी को बंधुआ मजदूर थोड़ी ना बनाएगी अपने पास, ये रहता है। इंटरेस्ट रेट इज हाई, लेंडर यूज अनफेयर मींस टू गेट देयर मनी बैक। ठीक है, जो लेंडर होता है, जो लोन दे रहा है, वो अनफेयर मींस का इस्तेमाल करता है, मतलब अनफेयर मींस की टैक्टिक्स का इस्तेमाल करके वो क्या करता है, अपना पैसा वापस लेने की कोशिश करता है। बोल देता है कि तुम क्या बोलते हैं, स्टाम्प पे एक बोलते हैं ना, पहले पुरानी पिक्चरों में दिखाया जाता है, सील लगवा लेते हैं कि तुम भी हमारे यही काम करोगे, तुम्हारा बेटा भी हमारे यहाँ काम करेगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या बंधुआ मजदूर, बॉन्डेड लेबर टाइप से काम करवाने लगते हैं। टर्म्स ऑफ कंडीशन अनजस्ट होती है। 1,000 रुपए लोन दिया था, मतलब 1,000 रुपए का लोन दिया और बदले में पूरी की पूरी गाड़ी रखवा ली 50,000 रुपए की, ऐसा होता है। ठीक है, इनफॉर्मल सेक्टर में ऐसा होता है। आ गया समझ में? तो इंटरेस्ट रेट जो रहता है यहाँ पे, अब क्योंकि इंटरेस्ट रेट ज्यादा है तो इस बड़े इंटरेस्ट रेट के कारण क्या होता है, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ जाती है। ये पॉइंट समझना, हाँ, बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव है। क्या हो रहा है सर, क्या समस्या है, लोग अपना निपट सुलझ लेंगे ना, क्यों उसको रेगुलेट करना है? तो रेगुलेट करना जरूरी है बाबू। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, जब इंटरेस्ट रेट हाई होगा ना, जो कि इनफॉर्मल सेक्टर में होता है, तो उसके चलते क्या होगा पता है, उसके चलते कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ जाएगा। मतलब कि मान लीजिए मुझे बैंक लोन नहीं दे रहा था, तो मैंने किसी मनी लेंडर से लोन ले लिया। अब मैंने मनी लेंडर से लोन लिया ना, तो मनी लेंडर को लोन वापस भी देना, रिश्तेदार नहीं हो मेरा, अब जब वापस देना होगा ना, तो वापस देना मेरे लिए बहुत कठिन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज किया। तो मान लो मैंने कुछ अच्छा कर भी लिया 1 लाख रुपए उधार लेके, लेकिन अब क्या है, जब वापस चुकाने की बारी आएगी तो मुझे जितना अच्छा किया था सारा पूरा वापस भर देना पड़ेगा। ठीक है, तो मुझे कोई फायदा नहीं हुआ, मनी लेंडर को फायदा हो गया, बाकी मैं अपनी एक ट्रैप में उलझ जाऊंगा कि मैं फिर लोन लूंगा, फिर मेहनत करूंगा, लेकिन फिर उसमें फंस जाऊंगा। तो इस तरह से क्या होता है, इसके चलते क्या है, जब इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा होता है तो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ जाती है। ठीक है, और कॉस्ट ऑफ बोरोइंग जब बढ़ती है तो लार्ज पार्ट ऑफ द अर्निंग ऑफ द बोरोवर्स इज यूज्ड टू रीपे द लोन। तो जो बोरोवर ने उधार लेके कुछ कमाया भी था ना, तो उस कमाए हुए हिस्से का एक बड़ा हिस्सा लोन को ही रीपे करने में निकल जाता है। लोन खेलते खेलते ही जीवन खेल बन जाता है। ठीक है, तो इसके चलते क्या होता है, वो एक तरह से डेब्ट ट्रैप में फंस जाता है। ठीक है, एक कर्ज के जाल में फंस जाता है, और ये साइकिल चलता रहता है। ठीक है, इस साइकिल को तोड़ा कैसे जा सकता है? तोड़ा ऐसा जा सकता है कि अगर यही लोन उसने कहीं फॉर्मल सेक्टर से लिया होता है, जहां प्रैक्टिकली दिख रहा होता है कि वो रीपे कर पाएगा, ठीक है, ही और शी में बी इन अ पोजीशन टू रीपे दी लोन, तो बात सही बन जाती। ठीक, तो ये समस्या होती है, डेब्ट ट्रैप में क्रिएट हो जाता। और अब इसी के चलते क्या होता है पता है, इसी के चलते अब जब मान लो 2 केसेस समझो कि अगर फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट मिल रहा है, सबको आसानी से लोन मिल जा रहा है, तो क्या है, राम राज्य आ गया। लेकिन अगर इस तरह की सिचुएशन रहेगी कि फॉर्मल सेक्टर नहीं है, लोग इनफॉर्मल सेक्टर की तरफ जाएंगे, इनफॉर्मल सेक्टर के अपने नुकसान हैं, तो उन नुकसानों के चलते क्या होगा, नुकसानों के चलते आदमी जाएगा ही नहीं, बोलेगा वो रास्ता खतरनाक है, उधर जाना ही नहीं है। तो फिर क्या होगा, पीपल हु माइट विश टू स्टार्ट एन एंटरप्राइज बाय बोरोइंग में नॉट डू सो बिकॉज ऑफ द हाई कॉस्ट ऑफ बोरोइंग। ठीक है, इनफॉर्मल सेक्टर में कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ जाता है ना, तो जो लोग
इच्छा रख रहे थे कि यार मेरे पास आइडिया है, पैसा मिल जाए तो मैं बिजनेस कर दूंगा इस तरह से, ठीक है, मेरे पास आइडिया है, पैसे की कमी है तो मैं बिजनेस नहीं कर पाया, क्लियर। तो उस तरह से क्या हो जाएगा कि आदमी जो एंटरप्राइज स्टार्ट करना चाह रहा है ना, वो एंटरप्राइज स्टार्ट ही नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि उसे डर है हाई कॉस्ट ऑफ बोरोइंग का, कि अगर मैं बोरो कर लूंगा और डेब्ट ट्रैप में फंस गया तो फिर फंसा रह जाऊंगा। तो इसके चलते क्या होता है, इसके चलते आप देखोगे कि अगर इनफॉर्मल सेक्टर रहेगा तो मतलब अगर इनफॉर्मल सेक्टर डोमिनेट कर जाएगा तो कंट्री के अंदर क्या होगा, एंटरप्राइज नहीं बढ़ पाएगा। एंटरप्राइज मतलब क्या है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज नहीं बढ़ पाएगी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज नहीं बढ़ पाएगी तो कंट्री नहीं बढ़ पाएगी। कहानी समझ में आई? यहां तक मेन चीज थी कहानी समझ में आना। अब देखो, अब जरा हम सारे डॉट्स को जोड़ देते हैं, डॉट्स को ऐसे जोड़ देते हैं कि क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं हमारे। देखो यहां पे क्या हो रहा है पता है, एक क्वेश्चन ये बनता है कि चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट, चीप मतलब क्या है कि थोड़े कम ब्याज दरों पे, चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इज वेरी क्रूशियल फॉर द नेशंस डेवलपमेंट। लिख पाओगे? बहुत क्रूशियल होता है। क्यों? क्योंकि चीप और अफोर्डेबल क्रेडिट होगा तो क्या होगा कि लोग मतलब डरेंगे नहीं लोन लेने में, ठीक है। और लोन लेंगे तो लोन लेके कुल्लू मनाली घूमने नहीं जाएंगे, लोन लेके वो कुछ प्रोडक्टिव काम स्टार्ट करेंगे जिससे इकोनॉमी डेवलप होगी। समझ पा रहे हो मेरी बात को? ठीक है। तो हाई कॉस्ट ऑफ बोरोइंग जो इनफॉर्मल सेक्टर में है, उसका वो जो पूरा का पूरा जाल बिछा हुआ है, उस जाल से बचने का तरीका यह है कि चीप और अफोर्डेबल क्रेडिट हो, फॉर्मल सेक्टर डोमिनेट करे, ठीक है। तो मैंने फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर दोनों समझा दिया। कंट्री में फॉर्मल सेक्टर को गवर्नमेंट कैसे सुपरवाइज करती वो समझा दिया। एक सवाल वो बनेगा कि हाउ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सुपरवाइजेस द फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, किसी भी तरह से, ठीक है। एंड व्हाई कह सकते हैं देयर इज नो ऑर्गेनाइजेशन टू सुपरवाइज द इनफॉर्मल सेक्टर, ठीक है। तो इनफॉर्मल सेक्टर के डिमेरिट्स क्या है, वो सारी चीजें मैंने आपको समझा दी, क्वेश्चन किसी भी सेंस में आ जाए। क्लियर हुआ? अब अगर आगे बढ़ते हैं थोड़ा और, तो व्हाट कैन बी डन टू इंप्रूव द सिचुएशन इन इनफॉर्मल सेक्टर, ठीक है। अब हमें पता है क्या होता है कि कभी कभी जीवन में समस्याएं होती है। अब समस्या के नाम से बैठे रहोगे तो बैठे रह जाओगे, आपको समाधान पे फोकस करना होता है, समस्या पे नहीं। तो समस्या तो यहां दिख रही है कि व्हाट कैन बी डन टू इंप्रूव द सिचुएशन इन इनफॉर्मल सेक्टर। तो इनफॉर्मल सेक्टर में सिचुएशन को इंप्रूव करने के लिए क्या किया जा सकता है? इनफॉर्मल सेक्टर में सिचुएशन को इंप्रूव करने के लिए बैंक्स और कोऑपरेटिव सोसाइटीज पे फोकस किया जाना चाहिए, ठीक है। बैंक्स एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज नीड टू लेंड मोर, ज्यादा से ज्यादा लेंडिंग एक्टिविटी जो है ना, ज्यादा से ज्यादा लोन कहां से ले लोग? इनफॉर्मल सेक्टर से नहीं, फॉर्मल सेक्टर से लोन ले, ठीक है। वो कहां जाए? बैंक्स और कोऑपरेटिव्स के पास जाए। क्यों? क्योंकि बैंक्स और कोऑपरेटिव क्या देंगे? कम इंटरेस्ट रेट पे टर्म्स ऑफ क्रेडिट जो होगी वो जस्टिफाइड होगी, और उसके चलते क्या होगा? कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ेगा नहीं, आदमी डेब्ट ट्रैप में नहीं फंसेगा। तो लोन ले रहा है तो लोन लेके वो कुछ अच्छा करके दिखाएगा हमेशा, ठीक है। तो बैंक्स एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी नीड्स टू लेंड मोर। व्हाई? बिकॉज they will provide the cheap and affordable credit which is very crucial for countries development। तो cooperative societies हो गई, banks हो गई, ये लोग जो लोन देंगे, ठीक है। ढूंढने मत लगना कि इनमें से कोई है क्या लोन देने वाले, नहीं, ये तो एक फोटो लगा दिया बस, जगह खाली थी तो, ठीक है। तो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे आप जैसे देखो कि कंट्री के डेवलपमेंट के लिए जो चीप और अफोर्डेबल क्रेडिट जरूरी है, क्योंकि उससे क्या होगा, उससे लोग एंटरप्राइज को स्टार्ट करने में डरेंगे नहीं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज स्टार्ट होगी, एंड दैट कैन बी पॉसिबल ओनली विद द हेल्प ऑफ बैंक्स एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ठीक है। एक देखो क्वेश्चन मेरे दिमाग में बन गया, मैं बताता हूं क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है कि चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल इन कंट्रीज डेवलपमेंट, ठीक है। ये कहानी सुना दी आपको एक, ठीक है। इन दिस कंटेक्स्ट बैंक्स एंड कोऑपरेटिव्स कैन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, एक्सप्लेन हाउ। तो अब आप लिखोगे कि बैंक्स एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो है फॉर्मल सेक्टर में आती है, टर्म्स ऑफ क्रेडिट वहां जस्टिफाइड रहता है, इंटरेस्ट रेट कम रहता है। अब कम इंटरेस्ट रेट रहेगा तो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम रहेगी, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम रहेगी तो लोग लोन लेने में डरेंगे नहीं। अब जब लोग लोन लेंगे तो कंट्री में एंटरप्राइज इकोनॉमिक एक्टिविटीज स्टार्ट होगी, which will prove beneficial for the nation's development, justified, ठीक है। तो उस तरह से क्या क्वेश्चन कैसा ही पूछ लिया जाए आपसे बनेगा ना, बनना चाहिए। अब देखो क्या, अब यहां पे एक चीज, एक पॉइंट है, ये अच्छा है, मतलब सब टॉपिक है, साथ में लपेट लेते हैं इसे भी। सब टॉपिक क्या है कि फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर, हु गेट्स व्हाट। अब आपको पता है कि देश के अंदर फॉर्मल सेक्टर है और इनफॉर्मल सेक्टर है। अब किसको कहां से लोन मिलता है ये भी तो समझो पहले, ठीक है। और किसे सच में जरूरत है कि उसे इनफॉर्मल से फॉर्मल में निकाला जाए। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी हिंट दिया था, अभी फिर हिंट दे रहा हूं कि स्मॉल फार्मर्स हो गए, मार्जिनल फार्मर्स, लैंडलेस फार्मर्स, जो हम कह सकते हैं पुअर हाउस होल्ड है ना, पुअर हाउस होल्ड ज्यादातर इनफॉर्मल सेक्टर पे डिपेंडेंट होता है, और जो रिच हाउस होल्ड है ना वो अधिकतर फॉर्मल सेक्टर पे डिपेंडेंट होता है। मतलब जिसके पास पैसा है पहले से, उसे और सस्ते दरों पे पैसा मिल जाता है
जस्टिफाइड टर्म्स ऑफ क्रेडिट पे पैसा मिल जाता है, जिसके पास पैसा नहीं है, पुअर हाउस होल्ड, उसके लिए चीजें और कठिन होती है और इसी कारण से वो इनफॉर्मल सेक्टर के दलदल में ही फंसा रह जाता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? तो देखो मल्टीपल रीजन है कि कोलेटरल मांगते हैं अधिकतर। अब कोलेटरल है नहीं किसके पास में? पुअर हाउस होल्ड के पास में। बोलते हैं कि कोलेटरल होता तो हम लोन क्यों लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्या है कि पुअर हाउस होल्ड कभी भी क्या है कि उस डेब्ट ट्रैप से बाहर निकल पाता है। ठीक है, लिमिटेशंस के चलते बंधा रह जाता है। क्लियर हुआ? तो मेजॉरिटी ऑफ पुअर हाउस होल्ड gets loan from informal sector and majority of rich household gets loan from formal sector। ये यहां पे देखो जस्टिफाइड भी हो रही है, समझना अच्छे से समझो। ब्लू कलर और पर्पल कलर पता नहीं दिख रहे आपको क्लियर? तो अब जैसे अगर आप यहां देखोगे तो ये पर्पल कलर जो है ना, तो पुअर हाउस होल्ड जो है मात्र 15% पुअर हाउस होल्ड जो है ना वो नहीं मतलब 85, ये पुअर हाउस होल्ड है तो पुअर हाउस होल्ड का ये 85% जो है, पुअर हाउस होल्ड का 85% पुअर हाउस होल्ड जो है वो इनफॉर्मल सेक्टर पे डिपेंडेंट है, ये वाला कलर। ठीक है, और 15% जो है ना रिच हाउस होल्ड जो है, तो रिच हाउस होल्ड 15% जो है वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंडेंट है? इनफॉर्मल पे। बाकी अधिकतर जैसे आप देखोगे रिच हाउस होल्ड जो है, तो 90% रिच हाउस होल्ड जो होता है, 90% रिच हाउस होल्ड जो है वो फॉर्मल सेक्टर से लोन ले लेता है। क्यों? क्योंकि उसके पास मतलब कोलेटरल है, डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड है, उसके पास लिटरेसी है। तो इसी के चलते अब आपको क्या चीज एनालाइज करना है, देखो ये डेटा तो आप कहीं भी पढ़ सकते हो, कोई भी पढ़ सकते हो, इसे एनालाइज करना जरूरी है। एनालाइज क्या करोगे कि अगर आप जैसे देखोगे हाउस होल्ड विद फ्यू असेट्स, तो जिनके पास कुछ असेट होते हैं ना, मतलब कम असेट है जिन हाउस होल्ड के पास, तो उसमें से 53% फॉर्मल सेक्टर पर डिपेंडेंट है, बाकी मतलब ये 50-50 हो गया। फिर अगर वेल ऑफ हाउस होल्ड की बात करें तो जिनके पास चीजें हैं, बेहतरीन है, तो उस तरह के हाउस होल्ड के 72% लोग जो है वो फॉर्मल सेक्टर पे डिपेंडेंट होते हैं। तो अगर क्रक्स बताऊं मैं आपको, तो क्रक्स सिंपल सा ये है कि वेल ऑफ या फिर रिच हाउस होल्ड के लोग जो है वो किस ओर जाते हैं? फॉर्मल सेक्टर की तरफ, और जो पुअर या फिर हाउस होल्ड विद फ्यू असेट्स वाले हैं वो इनफॉर्मल सेक्टर की तरफ। शौक आता है क्या? शौक नहीं आता है, मजबूरी होती है। मजबूरी ये होती है कि वो लिमिटेशंस में बंधे हुए हैं। अब समझ में आई ना मेरी बात? वो लिमिटेशंस में बंधे हुए हैं। तो व्हाट्स द प्रॉब्लम? अगर आप बोल रहे हो कि सर कोई किधर भी जाए, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है तभी तो पढ़ रहे हैं हम। प्रॉब्लम ये है देखो कि द फॉर्मल सेक्टर स्टिल meets only about half of the total credit need of the rural people। ठीक है, इससे आप क्या एनालाइज करोगे कि जब रूरल हाउस होल्ड में, पुअर हाउस होल्ड में लोग इनफॉर्मल सेक्टर की तरफ जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं? अगर कोई गलत काम कर रहा है तो क्यों कर रहा है? क्योंकि वो किसी ना किसी पार्ट पे रुका, मतलब किसी ना किसी पार्ट पे लिमिटेशन लगी हुई है उसके पास। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ लोग अगर इनफॉर्मल सेक्टर में लोन लेने जा रहे हैं, ठीक है, मनी लेंडर से लोन ले रहे हैं, तो इसलिए ले रहे हैं क्योंकि उन्हें बैंक लोन दे नहीं रही है। क्यों नहीं दे रही? क्योंकि बैंक है ही नहीं। ठीक है, बैंक है ही नहीं वहां पे। तो इस तरह से क्या होता है, द फॉर्मल सेक्टर स्टिल मीट्स ओनली अबाउट हाफ ऑफ द टोटल क्रेडिट नीड्स फ्रॉम ऑफ द रूरल पीपल। तो फॉर्मल सेक्टर को क्या करने की जरूरत है? एक्सपैंड करने की जरूरत है। ज्यादा से ज्यादा बैंक्स आए ताकि वो पुअर हाउस होल्ड, रूरल हाउस होल्ड तक पहुंच पाए। ठीक है, द रिमेनिंग क्रेडिट नीड्स आर मेट फ्रॉम इनफॉर्मल सोर्सेज। अब जब बैंक नहीं है तो लोग इनफॉर्मल सेक्टर में जाएंगे। ठीक है, मोस्ट लोन्स फ्रॉम इनफॉर्मल लेंडर्स कैरी अ वेरी हाई इंटरेस्ट रेट। अब इनफॉर्मल सेक्टर में हाई इंटरेस्ट रेट तो होगा ही होगा, और उसके चलते क्या होता है, ठीक है, बोरोवर की कोई इनकम वगैरह बढ़ती नहीं है। ठीक है, तो एंड डू लिटिल टू इंक्रीज द इनकम ऑफ बोरोवर। बोरोवर उसी जाल में फंसे रहते हैं। ठीक है, अब समस्या आ गई सर समझ में, हमें समस्या समझ में आई, एक बार और समझा दूं कि अच्छे से। समस्या ये है कि फॉर्मल और इनफॉर्मल के प्लस माइनस आपको पता चल गए। इनफॉर्मल में समस्या क्यों है वो भी आपको पता चल गई, कोई रेगुलेट करने वाला नहीं है। और उसका इंपैक्ट क्या हो रहा है कि इनफॉर्मल सेक्टर जब नहीं होगा तो लोग फॉर्मल सेक्टर, जब फॉर्मल सेक्टर नहीं होगा तो लोग इनफॉर्मल सेक्टर की तरफ जाएंगे। खास करके कौन लोग? पुअर हाउस होल्ड वाले। ये डेटा बता रहा है, ठीक है, मैं नहीं बता रहा हूं। तो अब जब पुअर हाउस होल्ड वाले या फिर कह सकते हैं कि रूरल एरियाज में फॉर्मल सेक्टर की कमी के कारण लोग इनफॉर्मल सेक्टर में जाएंगे तो वो फंस जाएंगे, उनकी इनकम नहीं बढ़ पाएगी। सोल्यूशन क्या है? तो सोल्यूशन यहां पे सीधा सा ये है कि इट इज नेसेसरी दैट बैंक्स एंड कोऑपरेटिव इंक्रीज देयर लेंडिंग particularly in rural areas so that dependence on formal sources of credit, informal sources of credit reduces। एक एक लाइन जो है ना, एक एक लाइन को बहुत काम माइंड से अगर पढ़ोगे तो सब समझ में आ जाएगा अपने आप। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं कि जब समस्या ऐसी है कि फॉर्मल सेक्टर पहुंच नहीं पा रहा, इस कारण लोग इनफॉर्मल सेक्टर में जा रहे हैं। अगर पहुंच भी गया तो क्या है कि फॉर्मल सेक्टर इतना कॉम्प्लेक्स है। देखो मैं आपको एक बहुत कह सकते हैं ना ग्राउंड रियलिटी दर्शाता हूं। क्या हो रहा है कि बैंक में एक कोई किसान इंसान है या फिर कह सकते हैं कोई गरीब अनपढ़ है, ठीक है, वो बैंक में जाने से ही डरेगा। उसे डर लगता है पता नहीं क्या साइन करवा लेंगे, बंधुआ मजदूर तो नहीं बना लेंगे मुझे। ठीक है, लैक ऑफ अवेयरनेस, लिटरेसी की कमी के कारण वो इंसान वहां एंटर करने से ही घुसता है। उसे क्या बेहतर लगता है कि यार थोड़ा इंटरेस्ट ज्यादा ही लगेगा, थोड़ा ब्याज ज्यादा दे देंगे। ठीक है, लेकिन हम तो क्या करते हैं, वो साहूकार से लोन ले लेते हैं, मतलब लोन भी नहीं, साहूकार से कर्ज ले लेते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि इस कारण से आप देखो ना, फेमिलियरिटी हो गया या फिर कह सकते हैं ईज जो है वो लोगों को समझ नहीं आती फॉर्मल सेक्टर में।
फॉर्मल सेक्टर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स जरूर होता है, डॉक्यूमेंटेशन, पेपर वर्क, कोलेट्रल, ये वो सारी चीजें, ठीक है, लिमिट, आपकी क्रेडिट लिमिट देखेंगे, ये सारी चीजें। तो उसके चलते क्या आदमी भागता है फॉर्मल सेक्टर से, उसे इनफॉर्मल सेक्टर पसंद आता है, ठीक, इनफॉर्मल सेक्टर पसंद आता है। तो अब इस समस्या का समाधान क्या है, सॉल्यूशन क्या हो सकता है? सॉल्यूशन ये हो सकता है कि आप फॉर्मल सेक्टर को लोगों तक एक्सेसिबल बनाओ, ठीक है, कैसे कि लोग आसानी से फॉर्मल बैंक में जाके आसानी से लोन ले सके। तो आप देखोगे ना कि एक चीज मैं आपको बताता हूं कि आपको गांव में बैंक की ब्रांचेस देखने को मिलेगी। गांव में क्यों गई? वो मैनेजर को गांव पसंद है क्या? नहीं, आरबीआई बोलती है कि सारे बैंक अगर शहर में खुल जाएंगे तो गांव के लोगों का क्या होगा, गांव में जो डेब्ट ट्रैप चल रहा है जो इनफॉर्मल सेक्टर का, वहां से लोगों को कैसे निकालेंगे? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये डायरेक्शन इशू करता है कि बैंक्स को अपनी टोटल ब्रांचेस का इतना परसेंट रूरल एरियाज में खुलना होगा। तो आप देखेंगे कि रामपुर में क्या है, बैंक ऑफ इंडिया का क्या हो गया, ब्रांच खुला हुआ है। गांव में क्यों खुलते हैं? ताकि गांव में भी क्या हो, ठीक है, गांव में भी एक तरह से फॉर्मल सेक्टर की लेंडिंग बढ़े, ठीक है। तो सॉल्यूशन यही है कि अगर आपको मतलब क्वेश्चन इस पे क्या बन सकता है कि हाउ द प्रॉब्लम्स ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर लेंडिंग इन रूरल एरियाज कैन बी रिजॉल्व, ठीक है। या फिर आप देखेंगे इनफॉर्मल सेक्टर की लेंडिंग जो है रूरल एरियाज में बहुत ज्यादा है, व्हाट कैन बी द रीजन एंड हाउ इट कैन बी रिजॉल्व। तो ये कारण है कि बैंक्स और कोऑपरेटिव्स को अपनी लेंडिंग बढ़ाना पड़ेगी, पर्टिकुलरली रूरल एरियाज में, ठीक है, पर्टिकुलरली उन लोगों के लिए जो इनफॉर्मल सोर्सेस पे डिपेंडेंट है। गेटिंग द आइडिया, समझ में आई चीजें, ठीक है। सेकेंडली क्या है? सेकेंडली व्हाइल फॉर्मल सेक्टर लोन्स नीड टू एक्सपेंड, it also necessary that everyone receives these loans. This is also one of the important point and you have to write in the answer क्या कि सिर्फ बैंक की ब्रांच खोल देने से कुछ नहीं होगा। बैंक की ब्रांच खोल दो, लोग वहां की जो बाहर की लाइट लगी उस लाइट में जाके रात में बैठे रहेंगे, वो नहीं करना है, ठीक है। बैंक की ब्रांच खोलने का ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि जो फॉर्मल सेक्टर लोन्स को आप एक्सपैंड करने की बात करो ना, तो वो सिर्फ एरिया वाइज एक्सपैंड ना हो, ठीक है, वो इस चीज पे भी फोकस करें कि इट इज ऑल्सो नेसेसरी दैट एवरीवन रिसीव्स द लोन। तो जिस भी इंसान को क्या मतलब, वो जो बैंक ब्रांच आपने बनाई है, बैंक ब्रांच स्टैब्लिश करी है, तो बैंक ब्रांच में ये देखा जाए कि वो गांव में है तो गांव में भी गांव के पटेल को नहीं वो पैसा दे सिर्फ, ठीक है, हर इंसान को जिसे जरूरत है क्रेडिट की, वो जो पुअर कह सकते हैं लैंडलेस लेबर है, उसे भी लोन दे बैंक, ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो क्या है कि यू आर रिक्वायर्ड टू एक्सपैंड द फॉर्मल सेक्टर, ठीक, फॉर्मल सेक्टर एक्सपैंड करो, उन लोगों तक पहुंचो जो इनफॉर्मल सेक्टर पे डिपेंडेंट है। और दूसरी चीज क्या है कि इनफॉर्मल मतलब जो फॉर्मल सेक्टर है वो पहुंच जाएगा, तो पहुंचने के बाद ये इंश्योर किया जाए कि वो सबको लोन दे, ना सिर्फ उन लोगों को कि जो कैपेबल है, जो रीपे कर पाए, ठीक है। तो these are some of the ideas which we have discussed in this topic. I hope you enjoyed it. ये बहुत बढ़िया टॉपिक था, लगा नहीं लगा बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। तो मैं उम्मीद करता हूं यहां से कितने भी क्वेश्चन आ जाए, किसी भी तरह से पूछा जा सके, आपको बनेगा, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे लास्ट वीडियो की ओर, जो आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। लास्ट टॉपिक सेल्फ हेल्प ग्रुप है। जैसे बैंक एक फॉर्मल सेक्टर होता है ना, वैसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है, वो सारा सब कुछ हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर दी पुअर। इस टॉपिक को, चैप्टर का लास्ट टॉपिक है ये। अभी तक हम लोगों ने चैप्टर के हर एक टॉपिक को इन डिटेल पढ़ा है, डिस्कस किया है, तो एक बार सारी चीजों को समेट लेते हैं। देखो, हमने मनी एंड क्रेडिट जो ब्रॉड थीम थी उसे स्टार्ट किया, तो मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी जो है अलग अलग वो पढ़े। क्रेडिट की जब बात करते हैं तो क्रेडिट क्या है, अलग अलग सिचुएशन क्या हो सकती है, व्हाट आर द डिफरेंट वैरायटीज ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट्स, ठीक है। फिर उसमें आपने फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर के बीच के प्लस और माइनस दोनों को ही समझा। आपने ये समझा कि किस तरह से फॉर्मल सेक्टर लेंडिंग जो है वो जरूरी है। अब फॉर्मल सेक्टर लेंडिंग जो है तो वो रिच हाउस होल्ड जो है, जो कैपेबल है, वेल टू डू है, उन लोगों के लिए तो आसान है, लेकिन जो पुअर हाउस होल्ड है उन लोगों के लिए फॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट तक पहुंचना मुश्किल हो सकता है। एंड नीड इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। अब जब जरूरत ये थी कि पुअर हाउस होल्ड या फिर कह सकते हैं द पीपल विथ नो एसेट्स, ठीक है, इन लोगों तक लोन कैसे पहुंचे, इन लोगों तक चीप और अफोर्डेबल क्रेडिट कैसे पहुंचे, तो उसका समाधान निकला सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की मदद से, ठीक है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो है वो यहां आपको काम करते हुए देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो पुअर हाउस होल्ड्स डिपेंड्स ऑन इनफॉर्मल सेक्टर। पुअर हाउस होल्ड जो है वो किस पे डिपेंडेंट होते हैं? इनफॉर्मल सेक्टर पे डिपेंडेंट होते हैं। क्यों इनफॉर्मल सेक्टर पे डिपेंडेंट होते हैं, सवाल ये आता है। तो कारण सीधा सा देखो, उनके पास कोलेटरल नहीं होता, उनके पास नॉलेज नहीं होता, जो मैंने आपको भी बताया प्रीवियस वीडियोस में भी कि पुअर हाउस होल्ड्स मोस्ट ऑफ द टाइम डिपेंड्स ऑन इनफॉर्मल सेक्टर। कारण दे लैक कोलेटरल, दे डू नॉट हैव द रिक्वायर्ड नॉलेज, दे आर फियरफुल ऑफ द पेपर वर्क, ठीक है, लिटरेसी लेवल का है, उस कारण से पेपर वर्क से डरते हैं। और उन्हें ऐसा लगता है कि फॉर्मल सेक्टर की अपेक्षा इनफॉर्मल सेक्टर से लोन आसानी से मिल जाएगा। उन्हें कैसे आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। तो बैंक्स आर नॉट प्रेजेंट एवरीवेयर इन द रूरल एरिया, पहली चीज तो ये समझ लो। अब जब बैंक है ही नहीं तो
जब फॉर्मल सेक्टर ही नहीं है तो कहां से फॉर्मल सेक्टर लोन मिलेगा, ठीक है। तो वो दिखती बात है, कहां जाएंगे, इनफॉर्मल सेक्टर में जाएंगे, ठीक है। और उसके साथ साथ में क्या होता है, कोलेटरल भी यहाँ पे एब्सेंट होता है, मतलब एब्सेंस ऑफ कोलेटरल, दे डू नॉट हैव द एसेट जिसे क्या रखा जा सके, गिरवी रखा जा सके। कोलेटरल मैंने समझाया था इसीलिए टर्म्स ऑफ क्रेडिट में बहुत अच्छे से। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आगे पार्ट पीछे सपाट वाली कहानी नहीं है, पीछे की चीजें भी आप पकड़ के रखे हुए हो, ठीक है। तो यहां पे क्या हो रहा है, बैंक्स आर नॉट प्रेजेंट एवरीवेयर इन रूरल इंडिया, ठीक है, एंड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ कोलेटरल मोस्ट ऑफ द पीपल, मोस्ट ऑफ द पुअर हाउसहोल्ड्स डिपेंड्स ऑन द इनफॉर्मल सेक्टर। ये समझ में आ गया कि इनफॉर्मल सेक्टर पे क्यों गए। तो अब फिर दूसरे और भी कारण है क्या, कि वो इनफॉर्मल सेक्टर में इसलिए भी जाते हैं कि गेटिंग लोन फ्रॉम अ बैंक इज मच मोर डिफिकल्ट देन टेकिंग अ लोन फ्रॉम इनफॉर्मल सोर्सेस। मतलब बैंक से लोन लेना है, पहले तो डर लगेगा जाने में अंदर, ठीक है। फिर क्या दूसरी चीज कि वहां बैंक दे रहा है नहीं दे रहा है, ये भी एक डिस्प्यूटेड पार्ट है। बैंक बोल सकता है कि आपके पास में कोलेटरल नहीं, आपको लोन नहीं मिलेगा, जाओ भाग जाओ, ठीक है। तो ये कारण हो सकता है। और फिर क्या है, अगर वो इनफॉर्मल सेक्टर की बात करें तो बस हाथ जोड़ना है लैंडलॉर्ड के आगे। लैंडलॉर्ड तो पैसे देने को तैयार है और वो अपने जाल में फंसा लेगा, ठीक है, बोल देगा कि मेरे खेत पे काम करना तुम आके। तो वो उसके नेगेटिव को नहीं समझ पाते। लेकिन यहां पे चीजें जो दिख रही है कि गेटिंग अ लोन फ्रॉम बैंक इज मच मोर डिफिकल्ट देन टेकिंग अ लोन फ्रॉम इनफॉर्मल सोर्सेस, ठीक है। एब्सेंस ऑफ कोलेटरल इज वन ऑफ द मेजर रीजन व्हिच प्रिवेंट्स इनफॉर्मल लेंडर्स known the borrower personally and hence are often willing to give loan without the collateral। अब देखो वही वाली बात है कि बैंक में जाओगे तो बैंक में आपको क्या देना पड़ेगा, कोलेटरल। बैंक ऐसा थोड़ी ना रिश्तेदार है कि बोल रहा है कि हाँ आइए आप ही का तो इंतजार था, रेड कारपेट एंट्री करवाई और लोन दे देंगे आपको, ठीक है, नगद की गड्डी दे देंगे हाथ में कि ले जाओ। नहीं, बैंक क्या बोलेगा कि लोन तो हम दे देंगे, आप कोलेटरल दिखाओ। अब पुअर हाउसहोल्ड्स के पास वो भी बोलेंगे कोलेटरल होता तो लोन लेने नहीं आते हम तुम्हारे पास, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है कि एब्सेंस ऑफ कोलेटरल इज वन ऑफ द मेजर रीजन व्हिच प्रिवेंट्स, ठीक है, व्हिच प्रिवेंट्स द पुअर हाउसहोल्ड फ्रॉम टेकिंग लोन फ्रॉम द फॉर्मल सेक्टर। इसी के लिए क्या होता है, इसी के लिए वो किसके पास जाएंगे, बोरोवर जो होते हैं, पुअर हाउसहोल्ड जो होते हैं, तो वो जिन लोगों को पर्सनली जानते हैं उन लोगों के पास चले जाएंगे। और जिन लोगों को वो पर्सनली जानते हैं, ठीक है, दे विल बी इजी टू, दे विल बी वेरी हैप्पी टू गिव देम लोन। क्यों, क्योंकि उन्हें पता है कि इंटरेस्ट रेट ज्यादा चार्ज कर लूंगा, टर्म्स ऑफ क्रेडिट फंसा लूंगा इनको, ठीक है। तो ये एक समस्या हो जाती है। तो जैसे अगर अब यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है कि व्हाई मोस्ट ऑफ द पुअर हाउसहोल्ड डिपेंड्स ऑन इनफॉर्मल सेक्टर, ठीक है, ऑफ लेंडिंग, तो इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ लेंडिंग पे क्यों डिपेंडेंट होते हो, तो ये सारे पॉइंट लिख सकते हो। एब्सेंस ऑफ कोलेटरल, बैंक हर जगह होती नहीं है, ठीक है। और फिर क्या होता है, एब्सेंस ऑफ कोलेटरल, बैंक हर जगह होती नहीं है। लोन लेना जो है, ठीक है, वो ज्यादा आसान होता है इनफॉर्मल सेक्टर से व्हेन कंपेयर्ड विद द फॉर्मल सेक्टर। वो डॉक्यूमेंटेशन, वो पेपर वर्क उसकी अपेक्षा, ठीक है। तो इसके चलते क्या होता है, इसके चलते मोस्ट ऑफ द पुअर हाउसहोल्ड डिपेंड्स ऑन इनफॉर्मल सेक्टर, ठीक है, मोस्ट ऑफ द पुअर हाउसहोल्ड डिपेंड्स ऑन इनफॉर्मल सेक्टर। तो अब देखो क्या है सर, समझ में आ गया यहां तक। लेकिन अब प्रॉब्लम्स है, यहां पे प्रॉब्लम्स क्या है, प्रॉब्लम्स ये है कि इससे वो लोग फंस जाते हैं, ठीक है। और अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये है कि उन लोगों को वो जहां पे फंसे हैं वहां से निकाला कैसे जाए। तो देयरफॉर ऑर्गेनाइजिंग पीपल इनटू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ठीक है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या मतलब कि खुद की मदद करने के लिए खुद को ही आगे आना पड़ता है। दिस इज द हार्श रियलिटी ऑफ लाइफ, बट इट इज द रियलिटी कि आप की मदद जब तक नहीं हो सकती जब तक आप अपने लिए खड़े नहीं होते, ठीक है। तो यहां पे वही वाली चीज है क्या कि देयरफॉर ऑर्गेनाइजिंग पीपल इनटू सेल्फ हेल्प ग्रुप इज नेसेसरी। तो लोगों को सेल्फ हेल्प ग्रुप में ऑर्गेनाइज करना बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, जरूरी हो जाता है, नेसेसरी हो जाता है। तो ये कहानी थी यहां पे, ठीक है। प्रॉब्लम समझ में आ गई, प्रॉब्लम क्या थी, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये है कि लोगों को सेल्फ हेल्प ग्रुप में ऑर्गेनाइज किया जाए। सवाल आपके मन में ये होगा कि सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है सर ये, ठीक है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप इधर होता है, देखो बोर्ड पे। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप आर स्मॉल ग्रुप्स ऑफ पुअर पीपल, ठीक है। तो जो कह सकते हैं पुअर हाउसहोल्ड है, उन लोगों ने मिलकर उन्होंने बोला संगठन में शक्ति, चलो एक साथ आते हैं, ठीक है। तो सभी लोग एक साथ आ जाएंगे। द मेंबर ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप फेस सिमिलर प्रॉब्लम। क्या है कि सभी को पैसे की तंगी थी और सभी ने सोचा कि यार मेरे पास भी पैसा नहीं, तुम्हारे पास भी पैसा नहीं, आओ मिलके गम बांटते हैं। तो सब लोग एक साथ आ जाते हैं, ठीक है। सब यहाँ पे एक साथ आने का कारण ये रहता है कि वो जो अपनी छोटी छोटी सेविंग्स भी रहेगी ना, उससे एक बड़ा पूल क्रिएट कर सकते हैं। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप आर स्मॉल ग्रुप्स ऑफ पुअर पीपल, ठीक है। द मेंबर ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप फेस सिमिलर प्रॉब्लम्स, दे हेल्प ईच अदर टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स, ठीक है। सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रमोट स्मॉल सेविंग्स अमंग देयर मेंबर, ठीक है। तो जो उनके मेंबर उनमें स्मॉल सेविंग्स को प्रमोट करने के लिए वो सारे एक साथ आ जाते हैं, वो सारे एक साथ आ जाते हैं, ठीक है। तो पूल फंड टू हेल्प देयर मेंबर्स। तो कुल मिला के ये है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप सारे जितने भी मेंबर्स हैं वो मेंबर्स अपनी खुद की मदद खुद कर रहे हैं एक साथ आकर, ठीक है। एक साथ आकर अपनी खुद की मदद खुद ही कर रहे होते हैं। तो इस तरह से सेल्फ हेल्प ग्रुप काम करता है। सुनो मेरी बात, एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन बन सकती है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो आप ये पॉइंट्स क्लब करके एक आंसर बना सकते हो। समझ में आया सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है कि इन दी रूरल एरियाज, ठीक है, स्पेसिफिकली पुअर हाउसहोल्ड जो है, तो दे फेस क्रेडिट प्रॉब्लम्स, क्रेडिट रिलेटेड प्रॉब्लम्स, और उसके चलते क्या है अपनी क्रेडिट नीड्स को एड्रेस करने के लिए एट टाइम्स दे कम टुगेदर टू फॉर्म सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ठीक है, जहां पे मेंबर्स आर सफरिंग फ्रॉम द सिमिलर प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो दे फॉर्म द ग्रुप टू हेल्प द मेंबर्स, ठीक है। दे
पूल फंड टू हेल्प देयर मेंबर्स, और इस तरह से एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनके तैयार हो जाता है। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव यही है कि फॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट जहां नहीं मिल पाता है लोगों को, तो वहां लोग खुद इकट्ठा होते हैं ताकि वो एक फॉर्मल सेक्टर क्रिएट कर सके, ठीक है, क्रिएट कर सके। दैट इज द पॉइंट। समझ में आई मेरी बात? अब क्या देखो, तो अब ये सेल्फ हेल्प ग्रुप बना लिया, अब क्या इसके आरती उतारोगे? नहीं, ठीक है। तो अब ये जो ग्रुप बना है ना, तो मेंबर्स कैन टेक स्मॉल लोन्स फ्रॉम ग्रुप्स, ठीक है, ग्रुप इटसेल्फ टू मीट देयर नीड्स, ठीक है। तो अभी क्या है कि अब सभी लोग इकट्ठा करके पैसा जोड़ रहे हैं ना, तो ये पूल फंड जो पूल किया, इससे पार्टी नहीं करेंगे कि चलो सेव परमल लाते हैं, ठीक है। ये जो फंड पूल किया है, इससे वो क्या करेंगे कि मान लीजिए 50 लोगों ने, 50 लोगों का, देखो टिपिकली 10 से 15 लोगों से ग्रुप स्टार्ट होते हैं लाखों लोगों की भी बन जाते हैं, लेकिन 10 से 15 लोगों ने क्या सेविंग ऐसे स्टार्ट करी, वो किटी पार्टी टाइप से कार्यक्रम है थोड़ा सा ये, ठीक है। तो किटी पार्टी में जैसे वहां तो खैर पार्टी हो रही है, लेकिन बेसिकली क्या है कि आप देखते हो ना कि वो एक स्कीम भी ऐसे चलाते हैं कि हर महीने 1,000 रुपए कंट्रीब्यूट करो। 50 मेंबर थे तो 50,000 रुपए हर महीने कंट्रीब्यूट हो रहे हैं। अब वो फंड कंट्रीब्यूट हो गया, 50 में से किसी एक को जरूरत है, 2 को जरूरत है, तो उस हिसाब से क्या उसको पैसे दे देते हैं, बोलते थे कि अपने जान पहचान का कहां भागेगा पैसे लेके ये, ठीक है। स्पेसिफिकली जैसे विमेन जो है, तो महिलाएं इस तरह के सेल्फ हेल्प ग्रुप ज्यादा चलाती हैं, तो वो पैसा इकट्ठा कर लेते हैं। वो पैसा इकट्ठा करके करेंगे उस फंड का किसी भी मेंबर को जब जरूरत होगी तो दे देंगे, ठीक है, और बारी बारी से सबको मिलता है वो पैसा इस टाइप से। अब उसका एडवांटेज क्या पता है कि देखो पहले उन्हें कोई लोन दे नहीं रहा था, अब उन्होंने एक तरह से क्या है वो फंड इकट्ठा करके खुद को लोन ले लिया, और इंटरेस्ट जो ज्यादा चार्ज होता था तो वो कम चार्ज करेंगे, क्यों? क्योंकि सारे मेंबर्स आपस में तय कर लेते हैं। तो द ग्रुप चार्जेस इंटरेस्ट ऑन दीज लोन्स, बट दिस इज स्टिल लेस देन व्हाट द मनी लेंडर चार्जेस, ठीक है। तो इंटरेस्ट तो चार्ज करेंगे यहाँ पे, क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट चार्ज करेंगे तभी सामने वाले ने, जिसने पैसा उधार लिया ना, उसे चिंता होगी कि फटाफट दे दूं, नहीं तो ब्याज बन जाएगा। लेकिन वो ब्याज जो होगा ना, वो इंटरेस्ट रेट जो होगा वो बहुत कम होगा when compared with the interest which the money lender was charging, ठीक है। जो मनी लेंडर से अगर उधार लेते हैं और फिर जो मनी लेंडर चार्ज करता है ना, उसकी अपेक्षाकृत ये सस्ता ही पड़ेगा, ठीक है, उसकी अपेक्षाकृत ये सस्ता ही पड़ेगा। फिर अब क्या होता है, अब जैसे ये रेगुलरली सेव करते जाएंगे, रेगुलरली फंड जो है पूल करते चले जाएंगे ना, तो इससे होगा क्या कि एक दिन ऐसा दिखने लगेगा कि यार ये बहुत यूनिफॉर्मिटी वाला एक बहुत रेगुलर ग्रुप है। तो आफ्टर ए ईयर और 2 इफ द ग्रुप इज रेगुलर इन सेविंग्स, ठीक है, इट बिकम्स एलिजिबल फॉर अवेलिंग लोन्स फ्रॉम बैंक, ठीक है। तो बैंक से लोन लेने के लिए वो एलिजिबल हो जाता है। तो आफ्टर ए ईयर और 2 इफ द ग्रुप इज रेगुलर इन सेविंग, इट बिकम्स एलिजिबल फॉर अवेलिंग लोन फ्रॉम द बैंक, ठीक है। तो अब क्या होता है कि बैंक को दिखा दोगे, देखो तुम बोल रहे थे ना कोलेटरल नहीं है तो ये लोन कैसे चुकाएंगे, देखो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप के लोग बहुत रेगुलरली काम करते हैं, रेगुलरली काम करके क्या कर रहे हैं, एक तरह से फंड हम इकट्ठा कर रहे हैं। तो वो फंड को, जैसे मैंने आपको बताया था, कोलेटरल में क्या है, डिपॉजिट्स विद बैंक भी एक तरह का कोलेटरल का इस्तेमाल करता है, ठीक है। तो वहां पे ये दिखाएंगे कि देखो हम इतना फंड पूल कर पाते हैं, आप हमें लोन दो, हम आपका लोन रिपे कर देंगे। तो क्या होता है कि कुछ समय के बाद में सेल्फ हेल्प ग्रुप इस तरह से बैंक से लोन भी ले लेते हैं खुद ही, ठीक। तो फिर क्या होता है, अब ये तो सारी चीजें क्या होगी, फाइनेंशियल पार्ट पे होगी। तो आपको ये समझना होगा कि इकोनॉमिकली रेजिलिएंट बना देती है सेल्फ हेल्प ग्रुप किसको, पुअर हाउस होल्ड को, और उन लोगों को दोज हु लैक कोलेटरल, ठीक है। तो उन लोगों को क्या कर देती है, मजबूत बना देती है, इकोनॉमिकली रेजिलिएंट बना देती है। लेकिन साथ ही साथ जैसे अगर आप देखोगे तो दूसरा भी और चीजें देखने को मिलती है आपको। क्या होता है यहाँ पे, मेंबर्स जो है उनका एम्पावरमेंट होता है। पहले क्या होता था, एक्सप्लॉयटेशन होता था, क्या कि मनी लेंडर कुछ भी इंटरेस्ट चार्ज कर देता, अब ऐसा नहीं होता है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर जो आपस में वो ये डिसीजन लेते हैं क्या कि किसको लोन देना है, किस इंटरेस्ट रेट पे देना है, ठीक है, टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या होगी। तो चीजें जस्टिफाइड होती है, ठीक है, चीजें ट्रांसपेरेंट होती है, क्योंकि आपस में सब एक कोऑपरेटिव की तरह काम कर रहे होते हैं, ठीक है। दे कोऑपरेट, ठीक है, मेक्स अ कोऑपरेटिव। क्लियर हुआ? फिर क्या है उसके बाद में, जैसे अकाउंटेबिलिटी, ये वाला पॉइंट बहुत अच्छा है। अब क्या होता है ना, जैसे बैंक में डिफॉल्ट के चांसेस ज्यादा होते हैं, मतलब क्या है, बैंक ने लोन दिया किसी को, भाग गया, कौन समझ गए। तो इस तरह से क्या होता है कि बैंक में डिफॉल्ट के चांसेस होते हैं, यहां डिफॉल्ट के चांसेस नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर्स है ना, दे नो ईच अदर वेरी पर्सनली। छोटे लेवल पे देखोगे 15-20 लोगों का एक ग्रुप है, समूह है, ठीक है। तो वो क्या है, वो जो समूह है तो आपस में एक दूसरे को जानते हैं। तो मान लो क्या कि चिंटू की मम्मी ने पैसे लिए थे लोन सेल्फ हेल्प ग्रुप से, अब चिंटू की मम्मी देने में लौटा रही है, तो गोलू की मम्मी क्या करेगी, बोलेगी कि अरे वो चिंटू की मम्मी तो ऐसा कर रही थी, ठीक है। तो डर रहता है कि यार हम एक दूसरे को आपस में जानते हैं, हम यहाँ धोखाधड़ी नहीं कर सकते, हमें वापस लौटाना पड़ेगा। कोई अगर लौटा नहीं रहा है तो सभी बाकी लोग मिलकर परसुएट करेंगे, भरो ना भैया अपनी किस्तें, इस तरह से, ठीक है। तो समझ रहे हो ना यहाँ पे चीजें क्या है कि एम्पावरमेंट है मेंबर्स का, अकाउंटेबिलिटी है, डिसीजन मेकिंग पावर है। तो इसके चलते सेल्फ हेल्प ग्रुप वो सारी जो लिमिटेशंस थी लोगों के ऊपर, किस चीज के चलते, एब्सेंस ऑफ कोलेटरल के चलते, उन सारी लिमिटेशन से तोड़ के लोगों की जो क्रेडिट रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। इट प्रोवाइडेड अ प्लेटफॉर्म टू डिस्कस एंड एक्ट ऑन वैरायटी ऑफ सोशल इश्यूज। तो जो इकोनॉमिक पार्ट है वो तो है, इकोनॉमिकली रेजिलिएंट बना रहा है लोगों को, वो तो है ही है। लेकिन सेल्फ हेल्प ग्रुप का एक और एडवांटेज क्या है पता है? अब एक क्वेश्चन बनेगा, देखो यहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप, 5 नंबर में क्वेश्चन बन गया, बताओ
व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप, क्या लिखोगे? तुम ये सारे पॉइंट लिख सकते हो एब्सेंस ऑफ कोलेटरल की जगह, ठीक है, एम्पावरमेंट हो रहा है मेंबर्स का, अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो सकती है, कम इंटरेस्ट रेट पे लोन मिल जाता है, ये सारी चीजें। साथ ही साथ आप ये पॉइंट भी लिखना है क्या कि इकोनॉमिकली तो वो जो चेंज ला रहा है वो ला रहा है सेल्फ हेल्प ग्रुप। उसके अलावा क्या एक बहुत अच्छी चीज जो सेल्फ हेल्प ग्रुप दे सकता है वो ये दे सकता है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप बहुत सारे सोशल इश्यूज पे भी क्या करता है, डिस्कशन के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर देता है। सोशल इश्यूज कैसे? तो जैसे हेल्थ हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, डोमेस्टिक वायलेंस हो गया। अब मान लो क्या कोई महिला है, किसी महिला के घर में क्या हो रहा है, उसका हस्बैंड जो है वो क्या कर रहा है, उसके ऊपर अत्याचार कर रहा है, पीट रहा है, तो अब क्या होगी, वो महिला इस ग्रुप में डिस्कस कर सकती है, यार मेरी मदद करो, तो सारी महिलाएं एक साथ फिर झाड़ू डंडे लेके पहुंच जाएगी, क्यों भाई क्या चल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, डोमेस्टिक वायलेंस वाला मुद्दा हो गया। न्यूट्रिशन, जैसे अब क्या होता है कि बच्चे जो हैं तो बच्चों के न्यूट्रिशन पे ध्यान किसी घर में दिया जा रहा है, किसी घर में नहीं दिया जा रहा है। अब वो सारी महिलाएं एक साथ बैठती है तो बोल सकती है कि चिंटू की मम्मी, चिंटू कितना दुबला हो रहा है, तुम खिलाते नहीं हो क्या उसको, ठीक है। तो इस तरह से क्या है कि डोमेस्टिक इश्यूज जो हो गए, ठीक है, डोमेस्टिक इश्यूज, डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, ठीक है, हेल्थ हो गया, अब जैसे विमेन हेल्थ की बात हो गई है, फाइन, तो वो सारी इश्यूज को डिस्कस भी किया जा सकता है क्योंकि रेगुलर मीटिंग्स होती हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप की। सो दीज आर मल्टीपल एडवांटेजेस ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप। आई होप आपको ये आइडिया समझ में आ गया कि सेल्फ हेल्प ग्रुप है क्या। अब एक सेल्फ हेल्प ग्रुप का मतलब इस तरह से देखो, ये मीटिंग होती है ना, वो एक सेल्फ हेल्प ग्रुप का आपकी बुक में एग्जांपल दिया गया है, वो है ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश। ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश में हर साल बच्चों को इसलिए पढ़ाता हूं क्योंकि इसमें एक प्रोबेबिलिटी बन सकती है क्वेश्चन आने की कि स्टार्ट किसने किया था, तो ध्यान रखना प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, ठीक है, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश स्टार्ट किया था। तो बांग्लादेश में एक सेल्फ हेल्प ग्रुप स्टार्ट किया गया टिपिकली कब, 1970s के टाइम पीरियड में, और आज जैसे आप देखोगे 2018 में इसके 9 मिलियन मेंबर्स हैं। 9 मिलियन समझ रहे हो, 9 मिलियन मेंबर, 90 लाख लोग जुड़े हुए हैं। 81,600 विलेजेस में फैला हुआ है ये पूरा का पूरा नेटवर्क जो है ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश का। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द बोरोवर्स आर वुमेन एंड बिलोंग टू पुअरेस्ट सेक्शन ऑफ सोसाइटी। तो अधिकतर महिलाएं क्या है, मतलब अधिकतर बोरोवर्स जो हैं जो इस ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश से लोन लेती है ना, वो महिलाएं हैं। और वो महिलाएं इकोनॉमिकली क्या हो रही है, यहाँ पे जैसे आप देखोगे तो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट हो रहा है उनका, पुअर हाउस होल्ड जो है तो वो क्या हो रही है, स्ट्रेंथन हो रहे हैं। ये एडवांटेज है किसका, ये एडवांटेज है ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश का। समझ में आया? तो प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस है, उन्हें नोबेल पीस प्राइज भी दिया गया इनके इसी काम के लिए कि उन्होंने रूरल लेवल पे, उन्होंने कह सकते हैं जो रूट कॉज होता है ना, परेशानी होती है, उसका सोल्यूशन ढूंढा। तो देखो इंस्पिरेशन इज एवरीवेयर, आप जिधर से ढूंढना चाहो ना उधर से इंस्पिरेशन मिल सकती है, बस यू हैव टू कीप योर आईज ओपन, ठीक है, और दिल बड़ा रखना पड़ता है, चीजों को समझना पड़ता है, तो पर्पस रखना पड़ता है लाइफ में, तो ही अचीव्ड समथिंग। क्लियर हुआ? तो इस तरह से उन्होंने नोबेल पीस प्राइज मिला इसी चीज के लिए। तो ये ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश एक सक्सेसफुल सेल्फ हेल्प ग्रुप का एक क्या था, सक्सेसफुल सेल्फ हेल्प ग्रुप का एक एग्जांपल था। चलो तो अब सीरियस नोट से हटते हैं और हमारा चैप्टर जो है यहाँ पे अल्टीमेटली क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। आई होप यू पीपल एंजॉयड द चैप्टर, आपको चीजें बहुत अच्छी तरह से समझ में आई। किसी प्रकार का डाउट है तो फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू एड्रेस योर क्वेरीज, ठीक है। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है, एक नए चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए साइन ऑफ करते हैं, साइनिंग ऑफ विद दिस टुगेदर वी कैन वी विल। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल।